एपिसोड 251 टू 260। अध्याय 251। एक तूफान आ रहा है। लोगों का ये तांता 3 दिनों तक जारी रहा, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। अब तक जियान चेन का नाम एक बार फिर वेक सिटी में फैल चुका था। अब जब वह काई कबीले में रह रहा था तो उन्होंने वेक सिटी में त्यानिक्सियोन कबीले को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था। आखिरकार उनके पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी शक्ति पृथ्वी संत गुरु के समान थी और जो कुछ महान संत गुरुओं का स्वामी था। निस्संदेह ये व्यक्ति काई कबीले का संरक्षक संत था और वेक सिटी में उसका कोई सानी नहीं था। कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। इसी बीच यूनली द्वारा कुछ इंतजाम किए जाने के बाद हर गली गली में कैंडल से जुड़ी खबरों की घोषणाएं होने लगी, जिनमें सूचना देने वाले को इनाम देने की बात कही गई थी, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अगर किसी के पास कोई पुख्ता सुराग होता तो उसे 10 बैंगनी सिक्के दिए जाते और अगर सही व्यक्ति मिल जाता तो 100 बैंगनी सिक्के दिए जाते। एक सोने का सिक्का ही 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने का भोजन पर्याप्त था। एक बैंगनी सिक्का 100 सोने के सिक्कों के बराबर था और अगर 10 बैंगनी सिक्कों के बदले एक पुख्ता सुराग मिल जाए तो वेक सिटी के कई निवासी और भाड़े के सैनिक जरूर लालच में आ जाएंगे। देखते ही देखते इस इनाम की वजह से पूरी वेक सिटी में हलचल मच गई। 10 बैंगनी सिक्के कई आम परिवारों और कमजोर भाड़े के सैनिकों के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वेक सिटी के एक आलीशान रेस्तरां में कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष एक मेज पर एक साथ बैठे थे। जियान चेन नाम का ये व्यक्ति कितना अहंकारी है जो हम सबसे मिलने से इनकार कर रहा है। उसने तो बस पृथ्वी संत गुरुओं द्वारा नियुक्त 5वीं श्रेणी के जादुई जीवों को मारने का मौका लपक लिया, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उनमें से एक व्यक्ति ने आक्रोश से कहा, बिल्कुल सही, 20 साल के इस खुशकिस्मत युवक में बहुत घमंड है। एक अन्य व्यक्ति ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर बैंगनी वस्त्र पहने एक और आदमी ने धीमी आवाज में कहा, छोड़ो इसे। अगर इतनी कम उम्र के किसी युवक में हमारे जैसी ताकत है तो उसे घमंड करने का पूरा हक है। उसकी प्रतिभा असाधारण है, हमें बस इसकी सूचना अपने कबीले को दे देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमारे कबीले के लिए भर्ती करने लायक सबसे अच्छा व्यक्ति होगा और अगर वह हमारे कबीले में शामिल हो जाता है तो हमें इससे बहुत लाभ होगा। डॉट 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 डॉट। वेक सिटी के एक आलीशान बंगले में कुछ अच्छे कपड़े पहने भाड़े के सैनिक एक बैठक कक्ष में इकट्ठा हुए। मुझे अभी अभी पता चला है कि 5वीं श्रेणी के 2 मॉन्स्टर कोर जियान चेन के कब्जे में हैं। दाहेई, जल्दी करो और यह खबर जिया कबीले को दो। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदेश दिया। कप्तान, क्यों न हम सीधे उस राक्षस के मूल तत्व को खरीद लें और फिर उसे जिया कबीले को सौंप दें। इस तरह हम किसी भी भयानक मामले का सामना कर सकेंगे। एक हटे कट्टे आदमी ने पूछा। सामने खड़े कप्तान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह ठीक नहीं है। 5वें दर्जे का मॉन्स्टर कोर, इसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे हैं या नहीं, इस बारे में तो बात ही मत कीजिए। हो सकता है जियान चेन इसे बेचना भी न चाहे। इसके अलावा उसने जो ताकत दिखाई है वह हमारी ताकत से कहीं ज्यादा है, यानी वह हमारे बस से बाहर है। अभी सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस तरह के मुनाफे की खबर जिया कबीले को भेजी जाए, क्योंकि केवल उन्हीं के पास 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर को हासिल करने की ताकत होगी। डॉट 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 डॉट। एक सामान्य दिखने वाले रेस्तरां में बोरी के कपड़े पहने एक साधारण आदमी तेजी से एक पत्र लिख रहा था। शाओशान। जैसे ही उसने चिल्लाया, लगभग 20 वर्ष की आयु का एक युवक तुरंत आया और पहले व्यक्ति को आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए बोला, दूसरे चाचा, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। उस व्यक्ति ने युवक को पत्र सौंपते हुए गंभीरता से कहा, शाओशान, इस पत्र और अन्य शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय में वापस ले जाओ और इसे संप्रदाय के नेता को सौंप दो। जी हाँ, दूसरे चाचा। युवक ने पत्र लिया और तुरंत चला गया। युवक के कमरे से चले जाने के बाद उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली। 5वीं श्रेणी का मॉन्स्टर कोर वाकई बहुत आकर्षक वस्तु है। अफसोस की बात है कि जियान चेन नाम का ये युवक बहुत शक्तिशाली है और केवल संप्रदाय का नेता ही उसे संभाल सकता है। वरना अगर मुझे वह 5वीं श्रेणी का मॉन्स्टर कोर मिल जाता तो पृथ्वी संत गुरु बनने की मेरी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। हवेली के अंदर जियान चेन ने निराशा में हाथ हिलाते हुए एक लंबी आह भरी। जियान चेन के चेहरे के भाव देखकर कमांडर डुओली तुरंत समझ गए कि इसका क्या मतलब है। इन सबको यहाँ से ले जाओ, उन्होंने आदेश दिया। हाँ, बगल में खड़े सैनिकों ने जवाब दिया और तुरंत वहां घुटनों के बल बैठे लोगों को बाहर निकाल लिया। अरे रुको, हमारा पैसा, हमारा इनाम कहाँ है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमने आपको जानकारी दी और फिर भी आपने हमें बिना इनाम दिए बाहर निकाल दिया। कमांडर डुओली ने जियान चेन को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। भाई जियान चेन, हिम्मत मत हारो। जिन लोगों को तुम ढूंढना चाहते हो वे निश्चित रूप से अभी भी वेक सिटी में ही हैं, दृढ़ रहो। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। कमांडर डुओली, मैं पहले वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर जियान चेन तुरंत हवेली से निकल गया। पिछले कुछ दिनों से कई लोग कैंडल के परिवार के ठिकाने के बारे में खबर लेकर हवेली में आए थे, लेकिन सभी ने झूठ बोलने की कोशिश की और बिना किसी सच्चाई के बेबुनियाद बातें बताईं। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और जियान चेन का मिजाज लगातार बिगड़ता चला गया। क्या कैंडल का पूरा परिवार वेक सिटी छोड़कर जा चुका है। शायद वे किसी दूसरे शहर में चले गए हों। दुर्भाग्य से तियान युआन महाद्वीप इतना विशाल है और इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। इतने सारे अज्ञात लोग थे, जियान चेन के लिए ये काम मुश्किल होने वाला था। काई कबीले में लौटने के बाद जियान चेन तुरंत छोटे से आंगन में वापस चला गया। कैप्टन, लॉर्ड के महल से सैनिक 5वीं श्रेणी के गोल्डन फर टाइगर किंग का शव लेकर आए हैं। यह अभी वहीं पड़ा है। कैप्टन, इसके साथ क्या करना चाहते हैं। कायर ने बगल से कहा। जैसे ही उसने गोल्डन फर टाइगर किंग का नाम सुना, जियान चेन वहीं रुक गया। लाश की खाल उतारो और उसे साफ करके मांस के रैक पर रखो। आज हमारे सभी भाई चखेंगे कि 5वें दर्जे के गोल्डन फर टाइगर किंग का स्वाद कैसा होता है।
जियान चेन की बातों से काए एर का चेहरा खुशी से चमक उठा। 5वें दर्जे के जादुई जीव का मांस महान संत गुरु स्तर के लोगों के लिए एक वरदान था। इससे न केवल संत शक्ति बढ़ती थी, बल्कि शरीर भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता था। वेक सिटी के छोटे से क्षेत्र में हालांकि जादुई जीवों के शवों की कोई कमी नहीं थी, 5वें दर्जे के जादुई जीव का शव दुर्लभ और बहुत महंगा था। किसी भी बाजार में इसे खरीदने के लिए हजारों सोने के सिक्के भी पर्याप्त नहीं थे, इसलिए बहुत कम लोग ही इस स्वादिष्ट जादुई जीव के मांस का आनंद ले पाते थे। कैप्टन, क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? काए एर ने अविश्वास से पूछा। जियान चेन ने सिर हिलाया और जोश से बोला, बिल्कुल सही। जल्दी करो और कुछ आदमियों को इसे तैयार करने के लिए कहो। आज रात हम सुनहरे फर वाले बाघ राजा का मांस खाएंगे। जी हाँ कप्तान। काए एर अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पा रहा था। एक 5वें दर्जे के जादुई जीव का शव हजारों बैंगनी सिक्कों से ही प्राप्त किया जा सकता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जियान चेन इतनी महंगी चीज का इस्तेमाल सबके लिए करेगा। प्रसन्न होकर काए एर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही व्यक्ति का साथ दिया है, और साथ ही जियान चेन के प्रति उसका सम्मान भी चरम पर पहुंच गया। उस रात काई कबीले के सभी निवासी बड़े हर्षोल्लास से जश्न मना रहे थे। आंगन के बीचों बीच सुनहरे फर वाले बाघ राजा का जलता हुआ मांस दिखाई दे रहा था और पट्टी बंधे हुए कई लोग आपस में उत्साह से फुसफुसा रहे थे। कभी कभी वे जोर जोर से हंसते हुए अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान बिखेर देते थे। हर कोई सुनहरे फर वाले बाघ राजा के धीरे धीरे घूमते हुए शरीर को निहार रहा था और उनके मुंह से लार टपकने ही वाली थी। उस रात युनली और कमांडर डुओली को भी व्यक्तिगत रूप से काई कबीले के साथ गोल्डन फर टाइगर किंग के मांस का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। आज रात काई कबीले के लोग एक पल भी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वे मांस का भरपूर आनंद उठाएंगे और खून को शराब की तरह पेंगे। मोमबत्ती की रोशनी में लगभग 200 लोग खुशी से चहलकदमी करते हुए और चेहरे पर सुखद मुस्कान लिए भोजन कर रहे थे। उस रात वहां मौजूद अधिकांश पुरुष नशे में धुत हो गए और सुबह 7 या 8 बजे के बाद ही वे आखिरकार चुपके से अपने बिस्तरों पर सोने के लिए वापस लौटे। उस रात के बीत जाने के बाद फ्लेम मर्सिनरी के सदस्यों के मन में जियान चेन के लिए सम्मान का एक नया स्तर पैदा हो गया था। सुबह होते होते वेक सिटी में जादुई राक्षसों के प्रकोप को कई दिन बीत चुके थे। पूरा शहर लगभग सामान्य हो चुका था और लोग लगातार शहर में आ जा रहे थे। सबके चेहरों को देखकर लग रहा था कि किसी को कोई चिंता नहीं है। जादुई राक्षसों के प्रकोप के निशान बस दूर दूर तक फैली खून से सनी जमीन और जादुई क्रिस्टल तोपों से बने गड्ढे ही बचे थे। अचानक चमकीले रंग के वस्त्र पहने पुरुषों का एक समूह घोड़ों पर सवार होकर द्वार से अंदर आया। समूह में एक रथ भी था, जिसे विशेष रूप से दौड़ने के उद्देश्य से पाले गए 4 तृतीय श्रेणी के जादुई जानवर खींच रहे थे। जैसे ही उनका समूह गलियों से गुजरा, हवा में लहराता हुआ एक बड़ा बैनर दिखाई दिया जिस पर शिया का चिन्ह बना हुआ था। जब वेक सिटी के रक्षकों ने बैनर पर शिया का चिन्ह लिखा देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उन्होंने तुरंत सैनिकों को उनके लिए रास्ता छोड़ने का आदेश दिया। जिया सवारों का समूह जरा भी धीमा नहीं हुआ और वे धूल उड़ाते हुए वेक सिटी के भीतर और आगे बढ़ते चले गए। सड़क पर कई लोग आपस में चुपचाप बातें करते हुए उन्हें जाते हुए देख रहे थे। ये लोग कौन हैं जो इतने दबंग हो सकते हैं? ये लोग शहर में घुसते ही अपने घोड़ों को और भी तेज दौड़ाने के लिए उकसा रहे थे। सैनिकों ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। मैंने देखा कि 4 तीसरे दर्जे के जादुई जीव उनकी गाड़ी खींच रहे थे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति वहन कर सके। मुझे आश्चर्य है कि वे लोग कौन हैं। क्या आपने शिया का चिन्ह नहीं देखा? ये शिया कबीले का चिन्ह है। इससे मुझे लगता है कि शिया कबीले का कोई प्रमुख व्यक्ति वेक सिटी आया है। अध्याय 252 जिया वंश। जैसे ही जिया कबीले की गाड़ी नजर से ओझल हुई, सेनापति ने दूसरे सैनिक को पुकार कर कहा, जाओ और स्वामी को सूचित करो, जिया कबीला वेक सिटी पहुंच गया है। जी हाँ। आदेश मिलते ही सिपाही तुरंत घोड़े पर सवार होकर हवेली की ओर चल पड़ा। शिया कबीले के लोग वेक शहर में आगे बढ़ते रहे और अंत में काई कबीले के प्रांगण के सामने पहुंचे। 2 युवक अपने घोड़ों से उतरे और द्वार तक गए। उनमें से एक ने पहरेदारों को पुकारते हुए कहा, काई कबीले के नेता को तुरंत बाहर बुलाओ। ये व्यक्ति घमंड से भरा हुआ था और उसकी निगाहें सभी को नीचा दिखा रही थीं। इस व्यक्ति के घृणित रवैये के बावजूद काई कबीले के रक्षकों ने समूह को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। वे अपने मन में जानते थे कि सामने की संरचना को देखकर इस समूह का काफी प्रभाव है, इसलिए एक रक्षक ने तुरंत कहा, कृपया एक क्षण रुकिए, मैं जाकर नेता को सूचित करता हूँ। लेकिन युवक का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था और उसने तुरंत अपना पैर उठाकर द्वार की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह आंगन में प्रवेश कर पाता, दूसरे रक्षक ने उसका रास्ता रोक दिया और भावहीन स्वर में कहा, महाराज, हम नेता को सूचित करने जा चुके हैं, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ये सुनकर युवक का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने रास्ते में खड़े गार्ड को घूरते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई, तुम कौन होते हो मेरे रास्ते में खड़े होने वाले, दफा हो जाओ। युवक के गुस्से को देखकर गार्ड के चेहरे पर भाव बदल गए। पीछे चल रही गाड़ी को देखकर गार्ड को ये तो पता नहीं था कि जिया कबीला कौन है या वे किस इलाके से हैं, लेकिन गाड़ी पर लगे बैनरों से गार्ड समझ गया कि ये लोग ऐसे नहीं हैं जिन्हें नाराज करना ठीक हो। माननीय महोदय, हमारे काई कबीले के कुछ नियम हैं। बड़ों की अनुमति के बिना मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता, कृपया मेरे लिए इसे और अधिक कठिन न बनाएं। युवक ने गुस्से से कहा, एक छोटा सा चौकीदार मेरी राह में रुकावट डालने की हिम्मत करता है तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। युवक ने तुरंत तिरस्कार से हाथ उठाकर उस आदमी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। गार्ड ने इसके लिए पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था और उसने अपनी बांह से थप्पड़ को रोक दिया। कितनी गुस्ताखी! शिया वंश के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है जीने से ऊब गए हो। दूसरे युवक ने दहाड़ते हुए गार्ड के पेट पर लात मारी। लात लगने से गार्ड दर्द से कराह उठा और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। दोनों युवकों का इरादा यहीं रुकने का नहीं था। उन्होंने तुरंत फिर से गार्ड के सिर पर लात मारी।
टकराना। गार्ड तुरंत फाटकों से बाहर निकल गया और खून से लथपथ सिर के साथ जमीन पर लुढ़क गया, अंत में बेहोश हो गया। हम एक छोटे से कबीले के मामूली रखवाले ने हमारे शिया कबीले को रोकने की हिम्मत की। ये तो ऐसा अपराध है जिसे मौत भी माफ नहीं कर सकती। युवकों में से एक ने खून से लथपथ गार्ड को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। हमारे काई कबीले में इस तरह की गड़बड़ी पैदा करने और हमारे एक रक्षक को पीटने की हिम्मत किसने की? आंगन के भीतर से गुस्से भरी आवाज आई, तभी कायर और कुछ अन्य लोग आगे बढ़े। तुम कौन हो? युवकों में से एक ने कायर को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। मैं कायर हूँ, काई कबीले का मुखिया। तुम दोनों कौन हो? कायर ने ताना मारा। तो तुम हो कबीले के मुखिया, हम तो शिया कबीले से हैं। युवक हंस पड़ा। शिया वंश? तुरंत ही कायर का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, कौन सा शिया वंश? कुलपति, क्या आपकी आंखें अंधी हैं? क्या हमारे आसपास 1000 मील के दायरे में कहीं दूसरा जियाकुल हो सकता है? युवक ने घमंड से कहा। जब वे बात कर रहे थे तभी कायर के साथ मोर्चे पर आए लोगों ने अचानक हवा में लहराते हुए झंडे देखे और उन्हें देखकर वे तुरंत गंभीर हो गए। कायर ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया, तो आप शिया वंश से हैं, मुझसे कितनी बड़ी असभ्यता हुई। अगर शिया वंश एक सप्ताह पहले काई वंश के पास आया होता तो कायर निश्चित रूप से अत्यंत आदरपूर्वक व्यवहार करता। इस समय वह उनसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं था, क्योंकि आज का काई वंश पहले जैसा नहीं रहा था। कुल के मुखिया, जल्दी करो और हमारे युवा स्वामी को प्रणाम करो। युवक ने उपहास किया। ये सुनकर कायर ने रथ की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, काईकुल का कायर जियाकुल के युवा स्वामी को आदरपूर्वक प्रणाम करता है। युवा स्वामी, हमारे काईकुल से आपका क्या उद्देश्य है? कायर के इतने सहज रवैये को देखकर रथ के पहरेदार उसे घूरने लगे। कायर अपने स्वामी के प्रति इतना भावहीन क्यों न था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कायर, मैंने सुना है कि आपके काई वंश में जियान चेन नाम का एक युवक है, क्या ये सच है? रथ के भीतर से एक युवक ने कहा। बिल्कुल सही, कायर ने इससे इनकार नहीं किया। जाओ और जियान चेन को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बातें करनी हैं। युवक ने कहा। यह सुनकर कायर की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे इस आदेश पर गुस्सा आ रहा था। इस समय जियान चेन उसका नेता था और वह भी एक शक्तिशाली नेता। हालांकि काई वंश के पास काफी शक्ति थी, लेकिन कायर को विश्वास नहीं था कि जियान चेन की रहस्यमयी पहचान काई वंश से कमजोर है। इसलिए जब रथ में बैठे युवक ने उसे जियान चेन को पुकारने को कहा तो कायर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बोलते समय कायर की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, लेकिन उसने कहा, लॉर्ड शिया, मैं कप्तान जियान चेन को रिपोर्ट करने जाऊंगा, लेकिन वह आपसे मिलने का फैसला करेगा या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। शर्मनाक, कितनी धृष्टता है। जब कायर ने बात की तो रथ की रखवाली कर रहे सैनिक चौंक कर बोले, हमारे युवा स्वामी की पहचान ऐसी है कि वे एक शहर के नगर स्वामी को भी सम्मान देना पड़ता है। ये जियान चेन तो महज एक भाड़े का सैनिक है, हमारे युवा स्वामी से बिल्कुल अलग। उसे सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। एक मामूली घास का तिनका जिया कबीले के युवा स्वामी को इंतजार कराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उफ, कितनी गुस्ताखी है। जियान चेन को तुरंत बेनकाब करो और हमारा समय बर्बाद मत करो। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो तुम्हें हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। एक अन्य घुड़सवार ने गुस्से में चिल्लाहट व्यक्त की। इन आक्रोश भरी चीखों को सुनकर कायर का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। जाओ और कुछ आदमियों को भेजकर जियान चेन को बाहर लाओ, युवा स्वामी ने भीतर से आवाज दी। जी हाँ महाराज। तुरंत ही कुछ लोग अपने घोड़ों से उतरे और आंगन के अंदर चले गए। रुको, ये काई कबीले का इलाका है, कबीले के मुखिया की अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इसी समय आंगन के भीतर से एक तेज आवाज आई। मुड़कर देखने पर सभी ने देखा कि डुओकांग, चरकास और किंगफेंग धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। अध्याय 253, युद्ध कौशल की शक्ति। 3 महान संत गुरुओं में से एक डुओकांग ने तुरंत हंसते हुए कहा, शिया वंश के युवा स्वामी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, हमने कप्तान जियान चेन को पहले ही सूचित कर दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से शहर में ऐसे लोग होंगे जो हमारे शिया कबीले को इंतजार कराने की हिम्मत करेंगे। चाचा लियू, इन लोगों को दिखाओ कि आकाश और पृथ्वी में कितना अंतर है। रथ में बैठे युवक ने आदेश दिया। द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर के ऊपर बैठे व्यक्तियों में से एक ने खतरनाक ढंग से चमकती आंखों के साथ अपने वाहन से छलांग लगाए। हवा में ही वह 10 मीटर दूर कायर के पास पहुंचा और उसके सिर पर लात मारकर उसे घायल कर दिया। कायर ने व्यंग्य करते हुए अपने हाथों में सेंटफोर्स को संघनित किया और फिर सेंटफोर्स से परिपूर्ण अपने हाथों से उस व्यक्ति के प्रत्येक लात का जवाब दिया। बैंग बैंग बैंग, एक दबी हुई आवाज के बाद कायर और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बीच कई वार हुए, जिसके बाद वह व्यक्ति अंततः जमीन पर गिर पड़ा। कायर के पैर पीछे की ओर खींच गए और उसके हाथ लाल होने लगे। दूसरी ओर अधेड़ उम्र का व्यक्ति हमेशा की तरह शांत और संयमित था। वे दोनों ही महान संत गुरु स्तर के विशेषज्ञ थे। अंतर यह था कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले से ही शिखर महान संत गुरु स्तर पर था, जो कायर के स्तर से काफी ऊंचा था। जब अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जमीन पर उतरा तो हंसते हुए बोला, तुम कितने तुच्छ हो। हमारे शिया कबीले को अपने काई कबीले के बराबर समझने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुरंत ही उसके दाहिने हाथ में नीले रंग की संत शक्ति उत्पन्न होने लगी और उसने एक लंबी और पतली नीली चाबुक का रूप ले लिया। ध्यान से देखने वालों को चाबुक की सतह पर पानी की लहरों जैसी चमक दिखाई दी। जल गुण वाली संत शक्ति। उस व्यक्ति के हाथों में लंबी चाबुक देखकर चारों महान संत गुरु चौंक गए। वेक सिटी में किसी विशेष गुण वाली संत शक्ति अत्यंत दुर्लभ थी, लेकिन इस व्यक्ति के पास अप्रत्याशित रूप से जल की संत शक्ति थी। उस व्यक्ति ने चाबुक लहराया और उसे हवा में उछालते हुए एक तीखी पा की आवाज निकाली, फिर वह सीधे कायर की ओर बढ़ा। जैसे ही चाबुक कायर की ओर बढ़ा, उससे निकली नीली रोशनी तुरंत फैल गई और देखने वालों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि इसने चाबुक के मार्ग को छिपा दिया था।
एक शीर्ष महान संत गुरु के सामने कायर ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और इसलिए उसने तुरंत अपने स्वयं के संत हथियार को निकालकर चाबुक से मुकाबला किया। चाबुक असामान्य रूप से नर्म था और इसलिए जैसे ही दोनों हथियार टकराए, चाबुक एक विषैले सांप की तरह तलवार के चारों ओर लिपट गया और फिर कस गया। अपने पवित्र हथियार पर नियंत्रण में बदलाव महसूस करते ही कायर ने तुरंत जोर से चिल्लाया और उसकी तलवार से पवित्र शक्ति की एक लहर निकली और चाबुक चलाने वाले पर वार किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए अपना चाबुक खींचा। चाबुक तुरंत ही नर्म रूप से कठोर स्टील में बदल गया, जिसने कायर की तलवार को हवा में ही रोक दिया। अपनी तलवार को खींचने के बावजूद कायर दुर्भाग्यवश अपनी तलवार को हिलाने में असमर्थ रहा, क्योंकि उसकी तलवार के चारों ओर एक अचल चाबुक लिपटा हुआ था। अपने पवित्र हथियार को घुमाने या हिलाने में असमर्थ होने के कारण कायर ऐसी स्थिति में फंस गया था जहां वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जिया कबीला कितना बर्बर है। डुओकांग ने बगल से व्यंग्य करते हुए तुरंत अपने पवित्र हथियार से चाबुक पर वार किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ हाथ के इशारे से अपना चाबुक वापस खींच लिया। पलक झपकते ही चाबुक उस जगह से दूर जा गिरा जहां डुओकांग ने वार किया था। इस बार उस व्यक्ति ने डुओकांग की तलवार का फायदा उठाकर उसके चारों ओर चाबुक नहीं घुमाया। इसके बजाय चाबुक एक अत्यंत शक्तिशाली इस्पात के हथियार में बदल गया और डुओकांग की तलवार के पार्श्व भाग पर जोरदार प्रहार किया। क्लैंग, धातु से धातु टकराने की आवाज के बाद डुओकांग की तलवार तुरंत दूर जा गिरी। यहां तक कि उस पर अचानक किया गया हमला भी चाबुक के वार से तुरंत बेअसर हो गया। डुओकांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने चारकास और किंगफेंग की ओर देखते हुए कहा, वह काफी शक्तिशाली है, आओ मदद करो। जिया कबीले के उस व्यक्ति के पास जल तत्व वाली संत शक्ति थी और वह एक शिखर महान संत गुरु भी था, इसलिए उसकी शक्ति का सामना डुओकांग अकेले नहीं कर सकता था। किंगफेंग और चारकास ने बिना किसी झिझक के तुरंत अपने पवित्र हथियार निकालकर उस आदमी पर हमला कर दिया। चारकास का पवित्र हथियार एक बेहद बड़ी तलवार थी। हर वार के साथ एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती थी। किंगफेंग का हथियार 3 मीटर लंबा भाला था जो हवा में चलते हुए सफेद रोशनी की लकीर छोड़ता था। इसकी चाल कुंडली मारे अजगर और सांप की तरह अप्रत्याशित थी। हर वार के साथ इसका रास्ता बदल जाता था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की ताकत असाधारण थी, इसलिए 3 महान संत गुरुओं के सामने भी वह जरा भी कमजोर नहीं पड़ा। चाबुक की लचीलता और उसकी महारत के कारण चाबुक चलाने का कौशल चरम पर था। चाबुक नर्म और लचीली होने के साथ साथ इतनी मजबूत भी हो सकती थी कि उसका बचाव असंभव था। तीनों महान संत गुरुओं के कोड़े और संत हथियार लगातार प्रहार करते रहे और युद्ध की आवाजें आंगन में गूंजती रहीं। काई कबीले के भीतर ज्वाला भाड़े के सैनिकों के अधिकाधिक सदस्य धीरे धीरे उस आवाज को सुनने के लिए आगे आने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा कि डुओकांग और अन्य महान संत गुरु आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने संत हथियार निकाल लिए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। इसी क्षण 2 रहस्यमयी आकृतियां ज्वाला भाड़े के सैनिकों को पार करते हुए अन्य महान संत गुरुओं के पास पहुंची। उन्होंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत डुओकांग और अन्य लोगों के साथ मिलकर जिया कबीले के अधेड़ उम्र के व्यक्ति से लड़ने लगे। आखिरकार उन्हें लड़ते हुए देखकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगा था कि काई वंश इतने सारे विशेषज्ञों को छिपा कर रखेगा। 5 महान संत गुरु, ये वाकई वेक सिटी में एक शक्तिशाली ताकत है। जिया वंश के युवा सरदार ने धीरे धीरे कहा, महाराज, आप शायद ये जानते होंगे, लेकिन हमारे सामने उपस्थित 5 महान संत गुरुओं ने कभी अपने अपने शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों के समूह का नेतृत्व किया था। जियान चेन के प्रकट होते ही उन सभी ने अपने भाड़े के सैनिकों के समूह भंग कर दिए और ज्वाला भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो गए। इसके अलावा इस ज्वाला भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता जियान चेन है। मैंने ये भी सुना है कि काई वंश और दोहरे वंश भी ज्वाला भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो गए हैं। एक युवक ने रथ के अंदर बैठे व्यक्ति से आदरपूर्वक कहा, ओह, क्या सच में? लगता है जियान चेन नाम का युवक काफी जटिल व्यक्तित्व वाला है। मैंने सुना है कि वह सिर्फ 20 साल का है। इतनी ताकत वाला युवक वाकई तारीफ के काबिल है। रथ में बैठा युवा स्वामी हंस पड़ा। काई प्रांगण में शिया कबीले के अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर अब काफी दबाव था, क्योंकि उन्हें 5 महान संत गुरुओं से लड़ना था। उनका चेहरा अब बेहद गंभीर था। वे अब पहले की तरह शांत और संयमित नहीं थे। जल तत्व से युक्त सर्वोच्च महान संत गुरु होने और असाधारण शक्ति होने के बावजूद 5 महान संत गुरुओं से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। 3 मध्यम स्तर के महान संत गुरुओं और 2 लगभग सर्वोच्च स्तर के महान संत गुरुओं के साथ यह उनके लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय साबित हो रहा था। कायर एक तरफ खड़ा होकर लड़ाई देखता रहा। इन 5 महान संत गुरुओं को आपस में लड़ने का काफी अनुभव था, इसलिए वे सहजता और समन्वय से लड़ रहे थे। हालांकि अगर वह लड़ाई में शामिल हो जाता तो समूह की आपसी समझ और उनके लड़ने के तरीके में गड़बड़ी हो जाती। 6 लोग कुछ देर तक लड़ते रहे, जिससे अधेड़ उम्र का आदमी मुश्किल में पड़ गया। तभी अचानक उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई और वह दहाड़ा, जलधारा, मैं तुम्हें अपनी युद्ध कला की भयावहता दिखाता हूँ। उसकी जल शक्ति का एक बड़ा हिस्सा तुरंत उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगा और उसका चाबुक बेतहाशा घूमने लगा। उसके चारों ओर नीले रंग के कई चाबुक बने और आकाश में फैलकर 5 महान संत गुरुओं की ओर उड़ने लगे। डुओकांग और बाकी चारों ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी आंतरिक संत शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकलते हुए देखा और वह उनके शरीर के बाहरी हिस्से में प्रकट हो गई। तुरंत ही पानी की धारा उन 5 की रक्षा पंक्ति से टकरा गई। हालांकि संपर्क में आते ही उनकी संत शक्ति में तीव्र कंपन हुआ, लेकिन अच्छी बात यह थी कि युद्ध कौशल की शक्ति के बावजूद महान संत गुरु की रक्षा पंक्ति इसे रोकने के लिए पर्याप्त थी। पहाड़ पर बहने वाली धारा, उस आदमी ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा और उसके हाथ में मौजूद चाबुक एक बार फिर लहराते हुए विषैले सांप की तरह डुओकांग और अन्य लोगों पर प्रहार किया। वे 5 बिल्कुल भी नहीं डरे और एक साथ चाबुक पर प्रहार किया। हालांकि कोड़ा पहले छोटा लग रहा था, लेकिन अचानक वह एक विशाल पर्वत के आकार में बदल गया।
जैसे ही पांचों महान संत गुरुओं के पवित्र हथियार उससे टकराए, एक जोरदार कंपन उनकी भुजाओं में वापस दौड़ गया और उन्हें इतना सुन्न कर दिया कि उन्हें लगा जैसे उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। उनके पवित्र हथियार जमीन पर गिर पड़े और वे सभी कुछ कदम पीछे हट गए। कोड़ा जरा भी नहीं रुका और उन सभी की छाती पर जोर से लगा। तेज आवाज के बाद डुओकांग और बाकी चारों के कपड़े पल भर में फट गए। खून हवा में फैल गया और उनके भारी शरीर भी हवा में उड़ते हुए 5 मीटर दूर जमीन पर जा गिरे। फिर बड़ी मुश्किल से हर कोई जमीन से उठने की कोशिश करने लगा। शुरू में तो पांचों महान संत गुरुओं की जीत लगभग तय लग रही थी, लेकिन इस युद्ध कौशल के चलते स्थिति पूरी तरह बदल गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि युद्ध कौशल की शक्ति वास्तव में भयावह थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जमीन पर गिरे हुए लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे अपनी युद्ध कला का प्रयोग करने पर मजबूर करने के लिए तुम सबको अपनी इस उपलब्धि पर मरते दम तक गर्व करना चाहिए। आज मैं अपना क्रोध निकालने के लिए तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना चाबुक उठाया और वार करने ही वाला था कि तभी एक और आवाज ने उसे पुकारा। रुको। आवाज इतनी क्रोध से भरी थी कि वह लगभग एक दहाड़ जैसी थी। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी अपना हाथ रोककर पीछे मुड़ा तो देखा कि लगभग 20 साल का एक युवक सस्ते सफेद चोगे में खड़ा है। उसके बाल कंधों तक ही थे और कपड़े भले ही साधारण लग रहे थे, लेकिन वह युवक बेहद आकर्षक था। उसकी त्वचा भेड़ की ऊन जैसी सफेद थी, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि इतनी खूबसूरत त्वचा किसी पुरुष की है। उसके चेहरे की बनावट इतनी सुंदर थी कि कोई भी स्त्री उससे ईर्ष्या कर सकती थी। जियान चेन ने जन्म से ही अजुलित स्वॉर्ड लॉ का अभ्यास किया था, इसलिए उसके शरीर की लगभग हर कोशिका मजबूत थी। उसने कभी भी अपने शरीर में कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं की और प्रकृति को अपना काम करने दिया। इसलिए चाहे उसका शरीर हो या उसका रूप, अजुलित स्वॉर्ड लॉ ही इसका कारण था। शुरुआत से ही इसने उसे परिपूर्ण रूप से विकसित किया था, जिससे उसका रूप भी आकर्षक बन गया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने अपने शरीर को प्रशिक्षित करना और मजबूत करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप उसका रूप भी निखरने लगा। तुम कौन हो? शिया कबीले के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियान चेन को घूरते हुए कड़े स्वर में पूछा। जियान चेन का चेहरा निराशा से भर उठा और उसने कहा, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जियान चेन। उसकी आंखों में झलक रही तीव्र हत्या की मंशा को उसने छुपाया नहीं। अध्याय 254, जिया कबीले को उकसाना। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जियान चेन को ध्यान से देखते हुए कहा, तो तुम जियान चेन हो? लगता है अफवाहें सच हैं, तुम 25 साल से अधिक उम्र के नहीं लगते। जियान चेन ने जमीन पर घायल पड़े 5 महान संत गुरुओं को देखा और फिर गंभीर भाव से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए कहा, शिया कबीले के लोगों, वास्तव में आपको मुझसे क्या लेना देना था? जियान चेन के रवैये को देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भौहें तन गईं और फिर उसने गुस्से में कहा, जियान चेन, हमारे शिया कबीले के युवा स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं, जल्दी करो और युवा स्वामी का अभिवादन करो। इसी क्षण गाड़ी के दरवाजे खुल गए और महंगे वस्त्र पहने एक युवक धीरे धीरे अंदर से बाहर आया। वह दुबला पतला था और लगभग 28 वर्ष का था। उसका रूप रंग भव्य था और वह काफी आकर्षक था। उसके हाथ में एक महंगा सा दिखने वाला पंखा था, जिससे वह बड़े सलीके से खुद को हवा कर रहा था। मेरे नाथ, मेरे नाथ, डॉट 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 डॉट। ये युवक स्पष्ट रूप से जिया कबीले में उच्च पद पर था। जैसे ही उसने अपना चेहरा प्रकट किया, वहां मौजूद सभी रक्षकों ने तुरंत उसे सम्मान दिया। बिना कहीं देखे वह युवक आंगन में दाखिल हुआ और उसके पीछे कुछ हटे कट्टे आदमी चल रहे थे। उनकी निगाहें चारों ओर गड़ी हुई थीं और वे उस जगह का जायजा ले रहे थे ताकि सामने खड़े युवक को किसी भी खतरे से सुरक्षित रख सकें। युवक की निगाह जियान चेन पर पड़ी और जियान चेन के सुंदर चेहरे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो आप जियान चेन हैं? आप उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर दिखते हैं। जियान चेन ने जिया कबीले के युवा सरदार को एक पल के लिए देखा, फिर अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। वह उनकी शक्ति का सहज ही अनुमान लगा सकता था। 3 महान संत गुरु, 5 शिखर संत गुरु और जल संत शक्ति शिखर का महान संत गुरु, जो 5 महान संत गुरुओं से लड़ सकता था। यह निस्संदेह एक बहुत शक्तिशाली समूह था, जिसका वेक सिटी में आसानी से मुकाबला नहीं किया जा सकता था। जियान चेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, श्रीमान शिया, अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। हंसते हुए युवा स्वामी ने कहा, तो आप सीधे मुद्दे पर आने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा और सीधे मुद्दे पर आता हूं। इतना कहकर युवा स्वामी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर गंभीर भाव से बोले, जियान चेन, मुझे पता है कि आपके पास 2 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर हैं। मैं आज आपसे वे 2 मॉन्स्टर कोर खरीदने आया हूं। माफ कीजिए, लेकिन मैं मॉन्स्टर कोर नहीं बेच रहा हूं, जियान चेन ने बिना किसी झिझक के कहा। युवा स्वामी ने इस परिणाम का पहले से ही अनुमान लगा लिया था और आगे कहा, जियान चेन, अगर तुम इन 5वीं श्रेणी के दानव कोर को अपने पास रखोगे तो ये तुम्हारे लिए मुसीबत ही खड़ी करेंगे। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो और भले ही तुम भाड़े के सेनापति हो, तुम्हारे अधीन मौजूद महान संत गुरु इन दानव कोर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यहाँ तक कि एक पृथ्वी संत गुरु भी 5वीं श्रेणी के दानव कोर को पाने के लिए आकर्षित होगा। अगर उन्होंने कोशिश की तो तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इन्हें मुझे बेच दो। इस तरह न केवल तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी, बल्कि तुम्हारी एक समस्या भी हल हो जाएगी। माफ कीजिए, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं मॉन्स्टर कोर नहीं बेच रहा हूं। इस बात को दोहराते हुए जियान चेन की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। युवा स्वामी की आंखें एक पल के लिए जम गईं, फिर वे मुस्कुराए और बोले, जियान चेन, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय देता हूं। तीसरे दिन मैं वापस आऊंगा। बेशक इस दौरान भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो हम इसे अपनी सद्भावना का उल्लंघन मानेंगे और उसके बाद तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इतना कहकर जिया कबीले का युवा स्वामी मुड़कर जाने लगा। युवा स्वामी को जाते देख जियान चेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, रुको। युवा स्वामी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और जियान चेन को घूरते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुमने अपना मन बदल लिया है?
जियान चेन ने अपने बगल में खड़े 5 घायल लोगों को देखा और फिर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बाकी सब जा सकते हैं, लेकिन तुम यहीं रुकोगे। ये सुनकर युवा स्वामी के चेहरे के भाव बदल गए, साथ ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के भी, जो उन्हें हैरानी से देख रहा था। जियान चेन, आखिर इसका मतलब क्या है? युवा स्वामी जियान चेन के बुरे इरादे को भांप चुके थे, जिसका चेहरा और भी गुस्से से लाल हो रहा था। वेक सिटी में आज तक किसी ने भी जिया कबीले के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। जियान चेन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम सचमुच इस इलाके को अपना घर समझते हो? जब चाहो आ सकते हो और जब चाहो जा सकते हो। मेरे आदमियों को घायल करने के बाद आज जाने के बारे में सोचना भी मत। स्वामी के हाथ में मौजूद तय करने वाला पंखा झट से बंद हो गया और उनका पहले वाला शांत स्वभाव गायब हो गया। बेशर्मी, जियान चेन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो। युवा स्वामी की बातें अनसुनी रह गईं क्योंकि जियान चेन उस व्यक्ति को खतरनाक ढंग से घूरता रहा जिसने उसके 5 महान संत गुरुओं को घायल किया था। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए उसे हैरानी से देखने लगा। हालांकि उसने सुना था कि जियान चेन काफी ताकतवर है, लेकिन जियान चेन अभी बहुत छोटा था, इसलिए वह इतना ताकतवर नहीं हो सकता था। साथ ही अधेड़ उम्र के आदमी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने जियान चेन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया था। जियान चेन, क्या तुम मुझे दंडित करना चाहते हो? लेकिन तुम ऐसा कैसे करोगे? उस व्यक्ति ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। मौत। पल भर में जियान चेन के चेहरे पर जानलेवा गुस्सा छा गया। जिसने पहले उसका अपमान किया था उसके लिए जियान चेन के मन में कोई दया नहीं थी। अगर वह सही समय पर न आता तो 5 महान संत गुरुओं को और भी गंभीर चोटें लगतीं। फिर भी सभी ज्वाला भाड़े के सैनिकों के सामने उसे अडिग रहना पड़ा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो इससे उसके नेतृत्व पर असर पड़ता। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही उसके ज्वाला भाड़े के सैनिक कमजोर न माने जाते हों, फिर भी कुछ लोग उसे पछाड़ना चाहते थे। जियान चेन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति और युवा स्वामी दोनों ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा। उनके चेहरे भयावह हो गए और वे जियान चेन को जान से मारने की मंशा से देखने लगे। जियान चेन के शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ मानो जिया वंश उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। युवा स्वामी के लिए ऐसी बात सहन करना असहनीय था। उस क्षण फ्लेम मर्सिनरीज के सभी सदस्य जियान चेन की ओर देख रहे थे। उनमें से कई मन ही मन इस व्यवहार से सहमत थे और उसके शब्दों से प्रभावित भी हुए थे। इनमें से कई भाड़े के सैनिक पहले डुओकान के समूह में रह चुके थे, इसलिए ऊपरी तौर पर समूह और डुओकान के बीच कुछ उतार चढ़ाव रहे हों, फिर भी वे अंत तक सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे भाई जैसे थे, अन्यथा वे फ्लेम मर्सिनरीज में डुओकान का साथ नहीं देते। डुओकान के घायल होने पर उनके मन में आक्रोश तो था, लेकिन दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए पलटवार करने की उनकी सारी उम्मीदें जियान चेन के कंधों पर टिकी थीं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने गुस्से से हंसते हुए अपने हाथ सीने पर रख लिए। शाबाश, बहुत बढ़िया जियान चेन, तुम में वाकई साहस है जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातें कुछ ऐसी हैं जिन्हें कहना थोड़ा मुश्किल है। सावधान रहो, कहीं तुम खुद को बदनाम न कर लो। तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मुझे देखने दो कि ये अफवाहें कितनी सच हैं। हम अंकल लियू, ऐसा लगता है कि अब हमें जियान चेन से वे क्लास 5 मॉन्स्टर कोर खरीदने की जरूरत नहीं है। जी हाँ युवा स्वामी, इसका मतलब है कि अब हम अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। चाचा लियू हंसने लगे। नीले रंग का चाबुक उनके दाहिने हाथ में फिर प्रकट हुआ और उन्होंने कलाई की एक झटके से हवा में ही उसे घुमा दिया, जिससे एक जोरदार चटकने की आवाज आई। जियान चेन के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जल शक्ति के विशेषज्ञ से मुकाबला करने के बावजूद वह उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता था। एक झटके में जियान चेन का शरीर तुरंत गायब हो गया और उसकी धुंधली छवि पीछे रह गई। तेजी से वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर उड़ा और साथ ही अपनी हल्की हवा की तलवार निकालकर उसके गले पर वार करने लगा। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो इतनी तेजी से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ी कि जब तक वह व्यक्ति प्रतिक्रिया कर पाता तब तक वह उसके गले से 1 फुट की दूरी पर पहुंच चुकी थी। फ्लेम मर्सिनरीज के भीतर अपने भाइयों की खातिर ये जीत स्पष्ट होनी ही थी, इसलिए जियान चेन ने पहले से अधिक शक्ति का उपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। कितना फुर्तीला है वो! अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया और उसका मजाकिया चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि जियान चेन से निपटना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने पीछे की ओर जोर से झटका दिया और अपनी चाबुक को इस तरह लहराया कि वह एक विषैले सांप की तरह जियान चेन की ओर बढ़ी। हवा में ही वह चाबुक लाइट विंड स्वॉर्ड के चारों ओर लिपट गई और उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ी। उसने लाइट विंड स्वॉर्ड की गति को कम आंका था। जैसे ही चाबुक तलवार के चारों ओर लिपटने वाला था, लाइट विंड स्वॉर्ड की गति अचानक कई गुना बढ़ गई और वह पल भर में और भी तेज उड़ने लगी। इतनी तेज तलवार के सामने अधेड़ उम्र का आदमी समय रहते वार से बच नहीं पाया और न ही अपना बचाव कर पाया। अंततः प्रकाश पवन तलवार ने भयानक गति से उस आदमी के गले को भेद दिया। हालांकि उस व्यक्ति के पास जल संत शक्ति थी जिससे उसे कुछ क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त थी, लेकिन जियान चेन के लिए ये लाभ बिल्कुल भी लाभ नहीं था। भले ही उस व्यक्ति के पास युद्ध कौशल था, लेकिन उसका उपयोग करने का समय ही नहीं था। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति घोर अविश्वास से जियान चेन को घूर रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह तलवार से बच नहीं पाया था। चाचा लियू, युवा स्वामी का चेहरा अविश्वास से भर उठा। वह अपने चाचा की शक्ति से भलीभांति परिचित था और कुल में चाचा लियू तीसरे स्थान पर थे। पृथ्वी संत गुरु को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके चाचा लियू से लड़कर जीत सके। यहाँ तक कि जियान चेन ने उन्हें एक ही वार में मार डाला था। इस तरह का परिणाम वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। युवा स्वामी की रक्षा करो। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या होते ही जिया कबीले का हर एक रक्षक तुरंत सतर्क हो गया। उन्होंने युवा सरदार को जल्दी से पकड़ा और जियान चेन पर कड़ी नजर रखते हुए काई कबीले से पीछे हट गए और जियान चेन द्वारा दोबारा हमला करके हत्या करने की आशंका में एहतियात बरती।
मैंने पहले भी कहा है, यह इलाका शिया कबीले का प्रांगण नहीं है। यहाँ आप अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते। अपने आदमियों को घेर लो, जियान चेन ने आदेश दिया। जी हाँ कप्तान। ज्वाला भाड़े के सैनिकों के भाइयों ने तुरंत आदेश का पालन किया और जिया कबीले को बाहर जाने से रोकने के लिए तुरंत द्वार पर अवरोधक लगा दिया। जियान चेन, तुम क्या कर रहे हो? जिया कबीले के युवा सरदार का चेहरा पीला पड़ गया और उसने झूठी बहादुरी दिखाते हुए दहाड़ा। जियान चेन द्वारा दिखाई गई शक्ति ने युवा सरदार के दिल में तीव्र भय पैदा कर दिया था। अध्याय 255 शक्ति। श्री शिया, आपकी धृष्टता तो देखिए। मेरे भाइयों को चोट पहुंचाने के बाद क्या आपको सच में लगा कि आप इस इलाके से सुरक्षित निकल सकते हैं? जियान चेन के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची और उसकी आवाज़ ठंडी होती जा रही थी। तुमने चाचा लियू को मार डाला, अब और क्या चाहते हो? युवा सरदार ने अपने चारों ओर खड़े 100 आदमियों को भय से देखते हुए कहा, मेरे पिता जियान चेन शिया वंश के प्रतिनिधि हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा शिया वंश तुम्हें जान से मारने की पूरी कोशिश करेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डरता हूँ? तुम्हें तो पहले से ही पता होना चाहिए था, अगर मैं शिया कबीले के किसी व्यक्ति को मारने को तैयार हूँ तो मैं तुम्हारे शिया कबीले को नाराज करने से नहीं डरता। जियान चेन शिया कबीले की ताकत से बिल्कुल भी नहीं डरता था, इसलिए उसने ये शब्द बड़ी सहजता से कहे। तुम। युवा स्वामी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके दिल में बहुत पछतावा था। अगर उसे पता होता कि जियान चेन से निपटना इतना मुश्किल होगा तो वह शुरू में आने की हिम्मत ही नहीं करता। इसी क्षण कायर चलकर जियान चेन के पास पहुंची। कैप्टन, शिया कबीला बहुत शक्तिशाली है और यह कबीले के मुखिया का बेटा है। अगर वह यहाँ मर गया तो शिया कबीला बेकाबू हो जाएगा। क्या जिया वंश सचमुच इतना शक्तिशाली है? जियान चेन ने पूछा। यही एकमात्र प्रश्न था जो उसके लिए मायने रखता था। कायर ने एक बार फिर कहा, शिया कबीले में 10 महान संत गुरु हैं और कबीले के मुखिया के बारे में अफवाह है कि उन्होंने पृथ्वी संत गुरु बनने के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें जल संत शक्ति पर भी महारत हासिल है और साथ ही कुछ शक्तिशाली युद्ध कौशल भी प्राप्त हैं। जियान चेन ने सिर हिलाया। युवा स्वामी के अभिमानी हावभाव और शब्दों से उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जिया कबीले को एक पृथ्वी संत गुरु का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये था कि वास्तव में कितने पृथ्वी संत गुरु थे। जियान चेन ने युवा स्वामी की ओर देखते हुए कहा, युवा स्वामी, क्या आप सचमुच इस जगह से सुरक्षित निकलना चाहते हैं? जियान चेन के शब्दों से भले ही लग रहा था कि वह शिया कबीले को जाने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका रवैया फिर भी अधिक था, जिससे युवा स्वामी असमंजस में पड़ गए। अगर एक बार फिर उनके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी तो वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र से जीवित नहीं निकल पाएंगे। चाचा लियू की एक ही वार में हत्या हो जाने के बाद जिया कबीले के युवा सरदार को समझ आ गया कि जियान चेन की ताकत उसके लिए जिया कबीले से डरने के लिए काफ़ी है। जियान चेन, हमारे शिया कबीले को अब 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर की कोई इच्छा नहीं है, बस मैं इस जगह से सुरक्षित निकल जाऊं। इसके लिए हम आपको बड़ी रकम भी देंगे। युवा सरदार की आंखों में आशा की झलक थी। हालांकि वह एक कुलीन परिवार से था, लेकिन उसने एक संरक्षित जीवन जिया था और हमेशा सबकी सुरक्षा में रहा था। जीवन और मृत्यु की स्थितियों का बार बार सामना करने के बाद भाड़े के सैनिकों जैसा वीरभाव उसमें नहीं था, इसलिए ऐसी स्थिति में उसके लिए शांत रहना आसान नहीं था। एक दुष्ट मुस्कान प्रकट करते हुए जियान चेन ने युवा स्वामी की कमर पर बंधी स्पेस बेल्ट को घूरते हुए कहा, युवा स्वामी, यदि आप वास्तव में इस प्रांगण से सुरक्षित निकलना चाहते हैं तो अपनी स्पेस बेल्ट मुझे सौंप दें। उस्मान को सुनकर युवा स्वामी के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उनके स्पेस बेल्ट में मौजूद सभी वस्तुएं उनकी निजी संपत्ति थी, इसलिए वे उन्हें देने के लिए अनिच्छुक थे। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए युवा स्वामी ने अपने होंठ दबाए और कहा, ठीक है जियान चेन, मैं अपना स्पेस बेल्ट तुम्हें सौंप देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वचन का पालन करोगे और मुझे शांति से जाने दोगे। बिल्कुल, जियान चेन हंस पड़ा। इसके बाद युवा स्वामी ने अनिच्छा से अपनी स्पेस बेल्ट को छोड़ते हुए मांग की, मैं चाचा लियू के शव को अपने साथ ले जाऊंगा। जियान चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा और चाचा लियू की कमर के चारों ओर लिपटी स्पेस बेल्ट को अपने हाथ में झटक कर ले लिया और शरीर को जिया कबीले के लोगों की ओर फेंक दिया। तुरंत ही 2 पहरेदारों ने शव को सावधानीपूर्वक पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे आंगन से बाहर निकल गए। जब शिया कबीले ने पीछे हटने का फैसला किया तो उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। आंगन में फ्लेम मर्सिनरीज के सभी सदस्य जियान चेन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जियान चेन के इस कार्य ने सभी का दिल जीत लिया था। कायर और अन्य 5 महान संत गुरु जियान चेन के पास आए और गंभीरता से बोले, कप्तान, अब ये कहा जा सकता है कि हमने जिया वंश को नाराज कर दिया है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे वे चुपचाप सह लेंगे, ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में उनसे लड़ने की तैयारी करनी होगी। जियान चेन ने सिर हिलाया। कप्तान, चूंकि हमने जिया कबीले को नाराज कर दिया है तो हम उन्हें पीछे रुकने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर सकते थे? अब जब हमने उन्हें नाराज कर दिया है तो हमें उन सभी को मार डालना चाहिए था, जिससे उनके कबीले में महान संत गुरुओं की संख्या कम हो जाती और उनकी समग्र शक्ति कमजोर हो जाती। चरकास ने उलझन में पूछा। बिल्कुल नहीं, जियान चेन ने सिर हिलाया। भले ही मैंने उनके एक विशेषज्ञ को मार डाला हो, लेकिन जिया कबीला अब मेरी ताकत से जरूर वाकिफ होगा। अगर वे मेरी जान लेने आए तो जिया कबीले को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जिया कबीला मेरी परीक्षा लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिसे आसानी से बलि चढ़ाया जा सके, ताकि अगर वह व्यक्ति मर भी जाए तो उन्हें ज़्यादा नुकसान न हो और तैयारी के लिए उन्हें और समय मिल जाए। लेकिन ये बेटा बिल्कुल अलग है। मुखिया का बेटा होने के नाते कबीले में उसकी स्थिति बहुत खास है। अगर मैं उसे मार डालूं तो मुझे डर है कि जिया कबीला तियानिक्सियोन कबीले की तरह हो जाएगा और तुरंत अपने पूरे कबीले को हमारे खिलाफ जुटाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं उनसे डरता नहीं, लेकिन हमारे भाई घायल हैं, इसलिए टकराव से बचना ही हमारे हित में है। कप्तान तो वाकई बुद्धिमान है। 6 महान संत गुरुओं ने सहमति में सिर हिलाया।
जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से कुछ पैसे निकाले। इसमें 5000 बैंगनी सिक्के हैं। कायर, ये पैसे लो और जाकर अपना इलाज करवा लो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पूरी तरह से ठीक हो जाएं, और अगर कुछ पैसे बच जाएं तो उन्हें बाकी सभी के साथ बांट देना। डॉट 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 डॉट। द्वार के बाहर नीले वस्त्र पहने 20 पुरुष द्वितीय श्रेणी के जादुई पशुओं पर सवार होकर तेजी से वेक सिटी में प्रवेश कर गए। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक महंगे दिखने वाले तृतीय श्रेणी के जादुई पशु पर बैठा था और शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं लग रही थी। इस प्रकार की सेना में बहुत सारे लोग थे और साथ ही जादुई जानवर भी थे जिन्हें न तो कारवां और न ही भाड़े के सैनिक रख सकते थे। जैसे ही वे वेक सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उसी समय जिया कबीले का भव्य रथ तेजी से बाहर निकला। सभी पहरेदार नीचे देख रहे थे और द्वितीय श्रेणी के एक जादुई जानवर के ऊपर एक शव पड़ा था जिससे लगातार खून बह रहा था। शिया कबीले के रथ को देखते ही नीले वस्त्रधारी लोग रुकने के लिए मजबूर हो गए। मुझे नहीं लगा था कि जिया कबीला हमसे पहले यहाँ पहुंच जाएगा। लगता है हम बहुत देर से आए हैं। तीसरे दर्जे के जादुई जानवर के ऊपर सवार नेता ने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ ही देर बाद एक अकल्पनीय दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? क्या वेक सिटी में कोई इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ हो सकता है जो लियू जेंग को मार सके? वह व्यक्ति सदमे से हौंफने लगा। गुरुजी, यह जिया कबीले का रथ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वे इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगे। मेरा अनुमान है कि उन्होंने 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर खरीद लिए होंगे। बगल से एक दुबले पतले आदमी ने कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जादुई जानवर पर पड़े मृत शरीर को देखते हुए बिना एक शब्द कहे अपना सिर हिलाया। अध्याय 256 स्वर्गीय पुष्प संप्रदाय। शिया कबीले को दूर जाते देख अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, चलो शहर चलते हैं। 20 आदमी पहरेदारों को पार करते हुए आगे बढ़ गए। शहर के किसी भी पहरेदार ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जादुई जानवरों को देखकर उन्हें पता चल गया था कि ये आदमी ताकतवर हैं। इसलिए बिना किसी और रुकावट के समूह शहर में प्रवेश कर गया। तीसरे दर्जे के जादुई जानवर की पीठ पर बैठा व्यक्ति समूह को गलियों में ले गया। चारों ओर देखते हुए उसने अपने पीछे आ रहे समूह की ओर मुड़कर कहा, शिष्य झांग। गुरुजी। तभी एक जादुई जानवर पर सवार पुरुषों में से एक उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझसे क्या अपेक्षा है? शिष्य झांग, जाओ और कुछ लोगों को साथ लेकर देखो कि जिया कबीले के साथ क्या हुआ है। तीसरे दर्जे के जादुई जानवर पर बैठा व्यक्ति गंभीर भाव से बोला। जी गुरुजी। बिना किसी संकोच के शिष्य ने तुरंत कुछ लोगों को बुलाया और जानकारी जुटाने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। चलो शिष्य झांग के लौटने का थोड़ी देर इंतजार करते हैं। उस व्यक्ति ने अपने घोड़े को सड़क के किनारे रोककर अपने साथियों से बात की। हम शिक्षक के आदेश का पालन करते हैं, वर्दीधारी बाकी लोगों ने एक साथ कहा। इसके बाद वे 12 आदमी और जादुई जीव धैर्यपूर्वक सड़क के किनारे इंतजार करने लगे। सड़क पर कई राहगीर उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। सूचना जुटाने के लिए निकले लोगों का समूह तुरंत वापस आ गया। उनमें से एक, जिसे शिष्य झांग कहा जाता था, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास आया और बोला, गुरुजी, हमें कुछ जानकारी मिली है। 1 घंटे से भी कम समय पहले जिया वंश वेक शहर पहुंचा और तुरंत काई वंश के परिसर की ओर बढ़ा, लेकिन वे जल्द ही वहां से चले गए। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की बाहें सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, काई कबीला। तो यही तो मुझे उम्मीद थी। गुरुजी, क्या हमें काई वंश के पास जाना चाहिए? शिष्य झांग ने पूछा। कदकाठी में वह भले ही कठोर दिखता था, लेकिन अपने विचारों में वह बहुत ही सजग था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने समूह के बाकी लोगों की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, चलो अभी के लिए रहने के लिए कोई सराय ढूंढ लेते हैं। शिक्षक, क्या हम सचमुच काई कबीले में नहीं जा रहे हैं? पीछे से एक आवाज ने हैरानी से पूछा। हालात बिल्कुल अलग हैं, चलिए पहले कोई सराय ढूंढ लेते हैं। इतना कहकर अधेड़ उम्र का आदमी अपने जादुई पशु पर सवार होकर चला गया। एक भव्य दिखने वाले कमरे में, जिसके दरवाजे बंद थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और लगभग उसी उम्र के 2 अन्य लोग इकट्ठा थे। उनमें से एक ने नीली वर्दी पहनी हुई थी और उसके बाल लगभग उसका चेहरा ढके हुए थे। दूसरा एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसका सिर मुंडा हुआ था और उसकी नंगी बाहें वर्दी से दिखाई दे रही थीं। शिक्षक जी, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? नीली वर्दी पहने उस व्यक्ति ने पूछा। ये काई वंश काफी पेचीदा है। अगर लियू जेंग को भी उन्होंने ही मार डाला तो लगता है कि संप्रदाय के नेता द्वारा हमें सौंपा गया मिशन पूरा करना काफी मुश्किल होगा। गुरुजी, रास्ते में मुझे जियान चेन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। अफवाहें कहती हैं कि उसने 2 अग्नि तत्व से युक्त पृथ्वी संत मास्टर्स के साथ मिलकर 3 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षसों को मार डाला। अगर वह 5वीं श्रेणी के जादुई राक्षस से लड़ सकता है तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से कम नहीं है। मुझे लगता है कि जियान चेन ने ही शिया कबीले के लियू जेंग को मारा होगा। वेक सिटी में केवल वही उसकी शक्ति के बराबर के व्यक्ति को मार सकता है। गंजे आदमी ने कहा, जिसे शिक्षक कहा जा रहा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हमें जो मिशन सौंपा गया है वह काफी कठिन है। शिया कबीले का लियू जेंग ताकत के मामले में मुझसे ज्यादा पीछे नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ मर जाएगा। लगता है हमें जियान चेन नाम के इस रहस्यमय विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा। शिक्षक जी, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, हमें अभी चलना चाहिए। उनमें से एक व्यक्ति ने तुरंत प्रस्ताव रखा। ठीक है। तुरंत ही तीनों आदमी सराय से बाहर निकले और अपने महंगे दिखने वाले जादुई जानवर पर सवार होकर काई कबीले की ओर सड़क पर चल पड़े। काई कबीले के द्वार पर पहुंचकर तीनों व्यक्ति अपने घोड़ों से उतरे और तुरंत वहां खड़े रक्षक के पास गए। हाथ जोड़कर उनमें से एक ने आदरपूर्वक कहा, भाई, हम त्यानहुआ संप्रदाय से आए हैं और आपके कबीले के मुखिया से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या हमें अंदर आने की अनुमति होगी? उस व्यक्ति ने अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसकी आवाज़ बहुत ही सौहार्दपूर्ण थी। ठीक है, आप यहीं रुके, मैं जाकर नेता को सूचित कर देता हूँ। गार्ड ने नेता को सूचना देने के लिए जाने से पहले जरा भी संकोच नहीं किया।
तीनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति शांत भाव से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। काईकुल के प्रांगण में जियान चेन, कायर और पांचों महान संत गुरु आपस में इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जियाकुल से निपटने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि जियाकुल उस व्यक्ति की मृत्यु पर युद्ध करने को तैयार होगा, फिर भी उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि तैयारियां पूरी हों ताकि वे प्रस्तुत न रह जाएं। इसी क्षण एक पहरेदार तेजी से अंदर आया और बोला, मेरे स्वामी, त्यानहुआ संप्रदाय के 3 व्यक्ति कबीले के नेता से मिलना चाहते हैं। क्या त्यानहुआ संप्रदाय? ये सुनकर कायर चौंक गया। उसने तुरंत गार्ड की ओर मुड़कर पूछा, क्या सचमुच केवल 3 ही आदमी थे? जी महाराज, वहां केवल 3 ही आदमी थे, गार्ड ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। कायर की प्रतिक्रिया देखकर जियान चेन ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, कायर, त्यानहुआ संप्रदाय कौन है और वे कितने शक्तिशाली हैं? कैप्टन, त्यानहुआ संप्रदाय वेक शहर से 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर स्थित है। मुझे उनकी सटीक शक्ति का तो पता नहीं, लेकिन वे जिया कबीले से कमजोर नहीं हैं, बल्कि वास्तव में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, कायर ने गंभीरता से कहा। जियान चेन को तेज सिरदर्द होने लगा और वह बुदबुदाया, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का प्रलोभन वाकई बहुत बड़ा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके तुरंत बाद जिया कबीले से भी अधिक शक्तिशाली गुट सामने आ जाएगा। कैप्टन, ये त्यानहुआ संप्रदाय स्पष्ट रूप से 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर को चाहता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। क्या हम इस मामले को उसी तरह से निपटाएंगे जैसे हमने जिया कबीले के साथ किया था? मोतियान ने पूछा। जियान चेन ने धीरे से सिर हिलाया, पहले देख लेते हैं, फिर कोई कदम उठाते हैं। हालांकि मैं उनसे डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि किसी शक्तिशाली समूह को नाराज करने से हमारे भाइयों को जो परेशानी हो सकती है उससे बचा जा सके। कुछ ही देर बाद जियान चेन, डुओकांग और बाकी महान संत गुरुओं को मुख्य द्वार पर ले आया। दूर से ही जियान चेन ने वर्दी पहने 3 अधेड़ उम्र के पुरुषों को वहां खड़े देखा। उनमें से एक शिखर स्तर का महान संत गुरु था और बाकी 2 मध्य स्तर के महान संत गुरु थे। इसका नाम जियान चेन है, त्यानहुआ संप्रदाय के लिए इसमें क्या मायने रखता है? जियान चेन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जब तीनों ने जियान चेन को देखा तो वे सभी बेहद आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत ही आगे खड़े व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़कर कहा, तो आप ही हैं महाराज जियान चेन। वाकई आपके बारे में जो अफवाहें थीं कि आप बेहद सुंदर युवक हैं, वे सच हैं। हम तीनों त्यानहुआ संप्रदाय से हैं। मैं किंग यून हूँ और ये दोनों मेरे शिष्य हैं, किंग शान, किंग म्यू। उसके ठीक बगल में खड़े दोनों व्यक्तियों ने अपने हाथों को आपस में जोड़कर एक आकृति बना ली। अध्याय 257 दबाव। त्यानहुआ संप्रदाय के लोगों का शांत और सौम्य रवैया देखकर और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करने का इरादा न देखकर जियान चेन ने मन ही मन राहत की सांस ली। अब वह ज्वाला भाड़े के सैनिकों की वजह से अकेले ही नहीं लड़ रहा था। इसलिए जियान चेन सचमुच किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था, अन्यथा उसके ज्वाला भाड़े के सैनिकों का एक बार फिर सफाया हो जाता। जियान चेन ने तीनों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया और फिर उन्हें काई कबीले के प्रांगण में ले गया। जियान चेन के निजी आंगन में वह और त्यानहुआ संप्रदाय के 3 लोग एक पत्थर की मेज पर बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, भाइयों, मैंने सुना है कि त्यानहुआ संप्रदाय वेक शहर से 2000 मील दूर है। आप लोग यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए? क्या ये सच है? जियान चेन ने समय बर्बाद किए बिना सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। तीनों व्यक्तियों ने थोड़ी झिझक के साथ एक दूसरे को देखा, फिर किंग यून ने अपना गला साफ किया। सच तो यह है कि हमारे त्यानहुआ संप्रदाय ने श्री जियान चेन के पास एक 5वें दर्जे का मॉन्स्टर कोर होने के बारे में सुना है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसे हमारा त्यानहुआ संप्रदाय पाना चाहता है, इसलिए हमारे नेता ने हमें वेक सिटी आने का आदेश दिया है ताकि हम आपसे इसे खरीद सकें। उस जवाब को सुनकर जियान चेन के चेहरे पर खेद का भाव आ गया। माफ कीजिए, मेरे पास भले ही 5वां मॉन्स्टर कोर है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे इसकी जरूरत भी है। जियान चेन की साधना के लिए मॉन्स्टर कोर से बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और एजोर और वायलेट स्वॉर्ड स्पिरिट्स को ठीक करने के लिए उसे उस ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा चाहिए थी। हालांकि उसके पास 3रे और 4थे दर्जे के मॉन्स्टर कोर पर्याप्त थे, फिर भी वे काफ़ी नहीं थे। एक 5वां मॉन्स्टर कोर ऊर्जा के मामले में 100 चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर के बराबर होता है। इसलिए 5वां मॉन्स्टर कोर उसके पास ही रहेगा और वैसे भी उसे और पैसे की जरूरत नहीं थी। उच्च आबादी वाले शहरों में जहां विशेषज्ञ एकत्रित होते थे, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर आसानी से खरीदे जा सकते थे, लेकिन वेक सिटी जैसे दूरस्थ शहर में वे विशेष रूप से दुर्लभ थे। यदि वे बाजार में मिल भी जाते तो उनकी कीमतें अत्यधिक ऊंची होती। उन लोगों को इस नतीजे का अंदाजा था, फिर भी जियान चेन की बातें सुनकर उनके चेहरे पर निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। 5वें दर्जे का मॉन्स्टर कोर एक ऐसा खजाना था जिसे त्यानहुआ संप्रदाय भी पाना चाहता था। अगर वे इसे खरीदने के लिए किसी बड़े शहर जाते तो इससे जुड़े खतरे बहुत गंभीर होते। अगर यह खबर फैल जाती कि उन्होंने इसे खरीद लिया है तो रास्ते में ही डाकू उन्हें घेर लेते और इसके लिए उनसे लड़ते। त्यान युआन महाद्वीप में पृथ्वी संत मास्टर डाकू तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन कई बड़े डाकू गिरोह या स्वर्ग संत मास्टर विशेषज्ञ भी थे जो इस मॉन्स्टर कोर को हासिल करना चाहते थे। कुछ देर बात करने के बाद तीनों आदमी जल्दी से आंगन से बाहर निकल गए। अपने मूल सराय में वापस लौटकर तीनों व्यक्ति बंद दरवाजों के पीछे एक ही कमरे में एकत्रित हो गए। शिक्षक जी, अब जब हमें पता चल गया है कि जियान चेन अपना 5वीं श्रेणी का मॉन्स्टर कोर बेचने को तैयार नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? गंजे सिर वाले किंग मू ने कहा। किंग यून ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ये जियान चेन देखने में तो बहुत जवान लगता है, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक रहस्यमयी शख्स है जिसकी ताकत भी उतनी ही चौंकाने वाली है। हालांकि हम उसकी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन अगर वह 5वें दर्जे के राक्षस से लड़ सकता है तो इसका मतलब है कि उसकी ताकत मामूली नहीं है। इसके अलावा वह लियू जेंग को मार गिराने में सक्षम था, जो ताकत के मामले में मेरे जैसा ही है। गुरुजी, तो क्या हमें वापस संप्रदाय में लौट जाना चाहिए? किंग शान ने अनिच्छुक चेहरे से कहा।
अधेड़ उम्र का आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। अगर इस युवक में इतनी ताकत है तो मेरी चिंता बस यही है कि जियान चेन को एक मजबूत कबीले का समर्थन प्राप्त है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम लापरवाही से कूद पड़ें, हमें पहले नेता को सूचना देनी होगी और अगले कदम के बारे में पुष्टि का इंतजार करना होगा। किंग शान और किंग मू, तुम दोनों अभी वेक सिटी में रहो और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दो। याद रखना, तुम्हें काई कबीले के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी है और मेरे लौटने का इंतजार करना है। जी गुरुजी, दोनों ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि तीनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, फिर भी किंग मू और किंग शान दोनों ही किंग यून को बहुत महत्व देते थे। किंग यून ने बिना किसी झिझक के कमरे से बाहर निकलकर अपने तीसरे दर्जे के जादुई जानवर पर सवार होकर तेजी से तियानहुआ संप्रदाय की ओर वापस प्रस्थान किया। काई परिवार ने जियान चेन को अपने आंगन में बैठाया। तीनों के चले जाने के बाद जियान चेन मेज पर गहरी सोच में डूबा रहा। 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर के आकर्षण ने उसे उम्मीद से कहीं अधिक प्रसिद्धि दिलाई। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 5वें दर्जे के मॉन्स्टर कोर को खरीदने के लिए पृथ्वी के संत गुरु भी दूर दूर से आएंगे। जियान चेन इतना जरूर जानता था कि अगर उसकी अपनी ताकत दूसरों को डराने के लिए काफ़ी नहीं होती तो यह मॉन्स्टर कोर उससे बहुत पहले ही चोरी हो गया होता। आज का दिन ऐसा था जब उसने जिया कबीले को विदा किया और उसके तुरंत बाद तियानहुआ संप्रदाय ने उससे मुलाकात की, जो जिया कबीले से कमज़ोर नहीं था। दोनों कबीले कमज़ोर नहीं थे और दोनों के ही नेतृत्व में एक एक पृथ्वी संत गुरु थे। कौन जानता था कि भविष्य में कोई और भी शक्तिशाली गुट सामने आ जाए। एक अर्थ सेंट मास्टर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था जो जियान चेन के लिए भी खतरा बन सकता था। 3-5वीं श्रेणी के जादुई जीवों की शक्ति को देखने के बाद जियान चेन ने अनुमान लगाया कि यदि उसका सामना प्रथम या द्वितीय चक्र के अर्थ सेंट मास्टर से होता है तो उसकी नीली और बैंगनी तलवार शक्ति उन्हें हराने में सहायक होगी। हालांकि यदि उसका सामना 5वें या 6ठे चक्र के अर्थ सेंट मास्टर से होता है तो उसकी जीत की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। प्रत्येक पृथ्वी संत गुरु के बीच का अंतर अत्यंत विशाल था, इसीलिए उन्हें 2-6 चक्रों में विभाजित किया गया था। पहले चक्र से 6ठे चक्र तक प्रत्येक चक्र के बीच का अंतर लगभग अथाह था। शिया वंश और तियानहुआ संप्रदाय के पृथ्वी संत गुरु जियान चेन और उसके ज्वाला भाड़े के सैनिकों के लिए खतरा थे। भले ही उसके पास काफ़ी संख्या में महान संत गुरु थे, लेकिन एक विशाल वंश के सामने जीत की कोई संभावना नहीं थी। चलो इस अवसर का लाभ उठाते हैं। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, जियान चेन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और फिर अपने कमरे में लौट गया। अपने पलंग पर पालथी मारकर बैठे जियान चेन ने दोनों हाथों में एक 4थे दर्जे का मॉन्स्टर कोर पकड़ रखा था और वे गहरे चिंतन में डूब गए। महान संत गुरु बनने की उपलब्धि प्राप्त करने और नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं के अस्तित्व का ज्ञान होने के बाद उन्हें पता था कि दोनों आत्माएं अत्यंत दुर्दशा में थीं और उन्हें धीरे धीरे ठीक होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। दोनों तलवार आत्माओं की दुर्बलता का सीधा प्रभाव तलवार ऊर्जा की शक्ति पर पड़ता था। यद्यपि वे तलवार आत्माओं को शक्ति वापस दिलाने में पूरी तरह सक्षम थे, जियान चेन ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे कितना योगदान दे पाएंगे क्योंकि इसके लिए अत्यंत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। फिलहाल उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने के 2 अलग अलग तरीके थे। पहला तरीका यह था कि वह अपनी संचित ऊर्जा का प्रत्येक अंश नीले और बैंगनी रंग के तलवार आत्माओं को दे दे ताकि वे ठीक हो सकें। इस तरह तलवार आत्माएं भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। दूसरा तरीका था ऊर्जा का उपयोग स्वयं के लिए करना और अपने शरीर और क्षमताओं की शक्ति बढ़ाना। हालांकि यदि वह दूसरे तरीके का उपयोग करता तो जब तक वह सर्वोच्च संत गुरु स्तर तक साधना नहीं कर लेता तब तक वह अकेले किसी भी पृथ्वी संत गुरु का मुकाबला नहीं कर सकता था। जियान चेन ने कुछ देर तक मन ही मन सोचा, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाया। अंततः उसने अपनी शक्ति को सावधानीपूर्वक बढ़ाने का दूसरा मार्ग चुना। यद्यपि नीले और बैंगनी रंग की तलवार की शक्ति अत्यंत प्रबल थी, फिर भी अंततः वह उसके लिए एक पराई शक्ति थी, उसकी अपनी नहीं। यदि वह इस पर अत्यधिक निर्भर हो जाता तो उसका भविष्य भी इससे बुरी तरह प्रभावित होता। उसे अपनी शक्ति में सुधार करना ही था ताकि वह इस नई दुनिया में स्वयं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सके। अध्याय 258 ये किसने किया। जियान चेन अपने पलंग पर पालथी मारकर बैठा था, दोनों हाथों में 2-2 चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर पकड़े हुए और अपने शरीर में ऊर्जा अवशोषित करता जा रहा था। महान संत गुरु बनने के बाद उसकी एक बार में अवशोषित करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई थी, जिससे जियान चेन को बहुत राहत मिली थी। नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माओं के जागृत होने के बाद उनके द्वारा उससे ली जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में काफ़ी कमी आई थी। अब वह एक मॉन्स्टर कोर की लगभग आधी ऊर्जा अवशोषित कर सकता था, जबकि तलवार आत्माओं द्वारा सक्रिय रूप से ऊर्जा लेने के समय वह केवल 10% ही ऊर्जा अवशोषित कर पाता था। अब जबकि नीले और बैंगनी रंग के तलवार आत्माएं जागृत हो चुकी थीं और आत्मचिंतन करने में सक्षम थीं, फिर भी वे जियान चेन से अक्सर संवाद नहीं करती थीं। वे जियान चेन से एक अनोखे तरीके से जुड़ी हुई थीं और कभी कभी रहस्यमय ढंग से उनसे संवाद करती थीं। काई कबीले में जियान चेन के साधना शुरू करने के बाद ज्वाला भाड़े के सैनिकों के सभी सदस्यों ने कुछ राक्षस कोर निकालकर स्वयं साधना शुरू कर दी। जिया कबीले और तियानहुआ संप्रदाय के आने से उन सभी पर बहुत दबाव महसूस हो रहा था। ज्वाला भाड़े के सैनिकों में अपेक्षाकृत नए होने और जियान चेन को बहुत कम समय से जानने के बावजूद उनके शब्दों और कार्यों ने पहले ही सभी का सम्मान और स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। पलक झपकते ही पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। तियानहुआ संप्रदाय के जाने के बाद से काई कबीले में बेहद शांति छाई हुई थी और कोई शोर शराबा नहीं कर रहा था। 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर घने जंगल के भीतर घास का एक साफ सुथरा मैदान था। रात के आकाश में कई मंडप ऊंचे खड़े थे और जुगनुओं का एक समूह इधर उधर तैर रहा था और आकाश को रोशन कर रहा था। तियानहुआ संप्रदाय नीली पवन साम्राज्य की सीमाओं के भीतर स्थित था। 100 वर्षों से अधिक समय से वे धीरे धीरे शक्ति जुटा रहे थे और इन 100 वर्षों के बाद अंततः वे प्रारंभिक चरण को पार कर चुके थे। उनके पास कम से कम 50 महान संत गुरुओं सहित 1000 शिष्य थे, जिससे उनका संप्रदाय आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक बन गया था।
एक निजी कमरे में वर्दी पहने दो आदमी एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। वरिष्ठ, इस स्थिति में मुझे नहीं पता कि उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। ये किंग यून था। त्यानहुआ संप्रदाय में लौटने के बाद उसने वेक सिटी में जो कुछ सीखा था उसकी जानकारी संप्रदाय के नेता को दी थी। किंग यून के सामने वर्दी पहने बैठा व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो गया। ये व्यक्ति संप्रदाय का नेता किंग त्यान था। वह किंग यून से 5 साल बड़ा था और हालांकि उम्र का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उनकी साधना की गति में बेजोड़ अंतर था। कुछ साल पहले किंग त्यान ने बाधा को पार करते हुए पृथ्वी संत गुरु का पद प्राप्त किया था। अपनी प्रतिभा के बल पर उनकी साधना की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। दूसरी ओर किंग यून अभी भी शिखर महान संत गुरु स्तर पर ही था। किंग त्यान ने मन ही मन सोचते हुए हल्के स्वर में कहा, हालांकि 5वीं श्रेणी का मॉन्स्टर कोर काफी कीमती है, पर यह अनमोल नहीं है। बड़े शहरों में यह अपेक्षाकृत आम है, इसलिए अगर जियान चेन इसे बेचना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। इस मामले में उसे परेशान न करना ही हमारे हित में होगा। मुझे लगता है कि यह जियान चेन दिखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगर हमने उसे नाराज किया तो हमारे त्यानहुआ संप्रदाय को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठ, क्या आप जियान चेन के पीछे छिपी शक्ति को लेकर चिंतित हैं? किंग यून ने गंभीर भाव से कहा। किंग त्यान ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, यह बात मुझे थोड़ी परेशान करती है। हालांकि जियान चेन के पीछे खड़ी शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत हो या न हो, उसकी साधना प्रतिभा ही लोगों को चौंका देने के लिए काफी है। त्यान युआन महाद्वीप में इस तरह की शक्ति वाले 20 साल के युवाओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। कुछ और साल बीतने पर मैं ये देखने से डरता हूं कि जियान चेन किस तरह का कुशल योद्धा बनेगा। अभी तक हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। हम एक मात्र 5वीं कक्षा के मॉन्स्टर कोर के लिए उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जूनियर, कल तुम वेक सिटी लौट आना और हो सके तो जियान चेन से घनिष्ठ मित्रता कर लेना। किंग यून ने सिर हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ, मुझे नहीं लगा था कि हमारे विचार इतने मिलते जुलते होंगे। मुझे भी इस बात की चिंता थी, इसलिए मैं आपको इसकी सूचना देने वापस आया हूँ। किंग त्यान मुस्कुराया और फिर गंभीरता से किंग यून की ओर देखते हुए बोला, जूनियर, तुम पहले ही पीक ग्रेड सेंट मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके हो। कौन जानता है कि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर मिलने पर तुम कितनी तेजी से एक अर्थ सेंट मास्टर बनने की दिशा में सफलता हासिल कर लोगे। इतना कहकर किंग यून ने निराशा से एक गहरी सांस छोड़ी और फिर सिर हिलाया। नहीं, भले ही 5वें दर्जे का मॉन्स्टर कोर मेरी संभावनाओं को बढ़ा दे, फिर भी मुझे सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर इस चरण में मेरा पवित्र हथियार टूट गया तो उसे फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होगा। किंग यून एक पल रुका और फिर बोला, वरिष्ठ, काफी देर हो गई है, इसलिए मैं पहले अपने बिस्तर पर जा रहा हूँ। मुझे सुबह सबसे पहले वेक सिटी के लिए निकलना है। इतना कहकर किंग यून तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसी समय 1000 किलोमीटर दूर एक अन्य पर्वत की गहराई में जंगलों के ऊपर एक आलीशान हवेली खड़ी थी। ये हवेली जिया वंश की थी। शिया कबीले ने कुछ दशकों पहले इस हवेली की स्थापना की थी। कबीले का पहला नेता एक पृथ्वी संत विशेषज्ञ था और उसके अस्तित्व के कारण शिया कबीला इस क्षेत्र की नंबर 1 शक्ति बन गया और वहीं से उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। हालांकि जिया कबीले का मुख्यालय किसी शहर में नहीं था। सुविधा और किसी भी तरह की पाबंदी से बचने के लिए उन्होंने कुछ दर्जन किलोमीटर दूर एक द्वितीय श्रेणी के शहर में एक और मुख्य मुख्यालय स्थापित किया था। इस समय शिया कबीले के महल में 20 लोग चुपचाप मेज पर बैठे थे। पास ही एक सफेद कपड़े से ढकी हुई स्ट्रेचर पड़ी थी। सफेद कपड़े के नीचे एक व्यक्ति का शव था और खून के कुछ निशान थे। इस दृश्य के कारण महल का माहौल काफी गमगीन था। तभी सफेद वस्त्र पहने घनी दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़े। सीधे सामने बैठते हुए बुजुर्ग ने अपने सामने एकत्रित समूह की ओर देखा, जिसने आदरपूर्वक उन्हें देखा। हम नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे, वे 20 व्यक्ति तुरंत अपनी सीटों से उठकर बुजुर्ग व्यक्ति के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। बुजुर्ग ने कुछ पल के लिए सबकी ओर देखा, फिर स्ट्रेचर की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक पल के लिए असमंजस का भाव आया। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, आप बैठ सकते हैं। जी हाँ नेता। आखिरकार इसी क्षण सभी लोग वापस बैठ सके। सभी ने देखा कि बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक शांत भाव था। इससे सभी समझ गए कि बुजुर्ग का मूड काफी खुशनुमा था। बुजुर्ग व्यक्ति हॉल के बीच में रखे स्ट्रेचर को काफी देर तक देखते रहे, फिर आह भरी। अपनी सीट से उठकर वे धीरे धीरे स्ट्रेचर की ओर बढ़े और उस पर से कवर हटाने लगे। उसकी आंखों के ठीक सामने एक आदमी पड़ा था, जिसकी खाली खाली आंखें छत की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। उसकी गर्दन पर एक घाव था, जिससे अभी भी थोड़ा खून सूख रहा था। बुजुर्ग ने धीरे से अपने हाथ से मृत व्यक्ति की आंखें बंद की और फिर से उसका चेहरा ढक दिया। इसके बाद वे वापस अपनी सीट पर गए और बैठ गए। फिर उन्होंने सबकी ओर देखते हुए पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या? लियू झेंग को किसने मारा? बुजुर्ग की आवाज़ शांत लग रही थी, लेकिन सभी को अपने मन में पता था कि उनके दिल में भयंकर क्रोध भरा हुआ है। अध्याय 259 जिया कबीले का संदेश। ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया और सब गंभीर हो गए। 20 पुरुष अपने मुखिया को देखते हुए घबराने लगे। जिया वंश के उच्च पदस्थ सदस्य होने के नाते वे लियू झेंग और उनके बीच की गहरी और व्यक्तिगत मित्रता से परिचित थे। लियू झेंग की मृत्यु के बाद उनमें से प्रत्येक के लिए अपने मुखिया को ये बात बताना बहुत मुश्किल हो गया था। मुखिया की आंखों में व्याप्त गंभीर भाव अचानक और भी ठंडे पड़ गए जब उन्होंने सबकी ओर घूरकर देखा। ये देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गईं। महाराज, इस मामले को सबसे बेहतर ढंग से युवा स्वामी ही समझा सकते हैं। केवल वही इस मामले की स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या कर पाएंगे। पसीने से तर माथे वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घबराते हुए कहा। शिया लियू को तुरंत बुलाओ, कुलपति ने आदेश दिया। एक व्यक्ति तुरंत कमरे से बाहर निकलकर युवा स्वामी जिया लियू को लाने चला गया। कुछ देर बाद भयभीत चेहरे वाला जिया लियू हॉल में दाखिल हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। पोते जिया लियू, आदरणीय दादाजी से मिलें।
कुलपति की नज़र जिया लियू के शरीर पर पड़ी। उनकी पहले की ठंडी आंखें धीरे धीरे नर्म होती गईं और फिर उन्होंने कहा, लियू आखिर हुआ क्या? तुम्हारे चाचा को किसने मारा? दादाजी, आपको चाचा लियू की मौत का बदला लेना ही होगा। शिया लियू का चेहरा गमगीन हो गया और उसने जियान चेन और शिया परिवार के बीच हुई पूरी घटना का ब्यौरा दिया। कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताते हुए उसने सारा दोष काई परिवार और जियान चेन पर डाल दिया और जियान चेन को एक दुष्ट और शातिर इंसान के रूप में पेश किया ताकि वह खुद बेगुनाह साबित हो सके। हालांकि उसने जियान चेन की ताकत को बिल्कुल भी नहीं छिपाया, क्योंकि लियू जेंग की हत्या ही उसकी ताकत का पर्याप्त सबूत थी। शिया लियू के बोलने के बाद कुलपति कुछ पल के लिए चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे। फिर उनकी आंखों में खतरनाक चमक आए और अंत में उन्होंने अपने पोते से कहा, लियू जियान चेन नाम के इस आदमी ने लियू जेंग को तलवार के एक ही वार में मार डाला। क्या ये सच है? दादाजी, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको अपने पोते की बातों पर यकीन नहीं है तो पहरेदारों से पूछ लीजिए। उन सब ने अपनी आंखों से देखा है। वह जियान चेन हद से ज्यादा बुरा है। वह न सिर्फ जिया वंश को अपने लायक नहीं समझता, बल्कि हमें अपने बराबर भी नहीं मानता। वह खुलेआम हमारे जिया वंश को कोसता है। दादाजी, आप उसे भागने नहीं दे सकते। चाचा लियू की मौत का बदला जरूर लेना है। जिया लियू दर्द से कराह उठा। जियान चेन के लिए उसकी नफरत उसकी रग रग में समा गई थी। महाराज, जियान चेन नाम का ये शख्स वाकई हद से ज्यादा खतरनाक है। अगर हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो मुझे डर है कि भविष्य में इसे हमारे शिया वंश की शक्ति पर बुरा असर पड़ेगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह बात कही। मैं सहमत हूँ महाराज, इस मामले को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें लियू जेंग की मौत का बदला लेना होगा। बैठे हुए पुरुषों का समूह आपस में बातचीत करने लगा। हालांकि लियू जेंग एक ही वार में मारा गया था, लेकिन उनमें से कोई भी चिंतित नहीं था। उन्हें कुलपिता की ताकत पर पूरा भरोसा था। कुलपिता ने हाथ जोड़कर घबराई हुई भीड़ से कहा, लियू जेंग के पिता और मैं अनगिनत वर्षों से मित्र हैं। उनके पिता ने मेरी जान बचाई थी और जब वे स्वयं मर रहे थे तब उन्होंने लियू जेंग के स्वस्थ जीवन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब जब उनकी हत्या कर दी गई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी कितना शक्तिशाली है या कौन है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं आसानी से भूल जाऊंगा। इसके अलावा लियू जेंग ने स्वयं हमारे शिया कबीले के लिए बहुत कुछ किया है। उनका योगदान अनगिनत है, इसलिए मैं उनकी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। जेंग हुआ, जाओ और कुछ तेज दिमाग वाले आदमियों को वेक सिटी भेजकर जानकारी जुटाने का काम सौंपो। कार्रवाई करने से पहले मैं उनकी ताकत के बारे में पूरी जानकारी चाहता हूँ। जी महाराज। अगले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे क्योंकि वेक सिटी में जादुई राक्षसी लहर के दुष्प्रभाव आखिरकार समाप्त हो गए थे। पूरा शहर पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था और एक बार फिर से समृद्ध हो गया था। केंडल के परिवार के बारे में किसी भी जानकारी के लिए रखे गए इनाम ने कई लोगों को प्रभावित किया था। हर कोई उस इनाम को पाने की लालसा रखता था, इसलिए कई लोग उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा पाने के लिए हर संभव तरीका अपना रहे थे। हालांकि कई दिनों बाद भी जियान चेन को कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी जानकारी देकर पैसे हड़पने की कोशिश कर चुके थे। इसी दौरान जियान चेन काई कबीले में ही रहा और उससे बाहर कदम नहीं रखा। कमांडर डुओली दिन में एक बार आकर खोज से जुड़ी खबरें देते थे और त्यानहुआ संप्रदाय के तीनों लोग अक्सर जियान चेन से मिलने और उससे बात करने आते थे। कई दिनों की बातचीत के बाद जियान चेन और तीनों लोग घनिष्ठ मित्र बन गए। जियान चेन ने कभी कभार उन तीनों से शिया कबीले के बारे में बात की थी। सौभाग्य से उसे पता चला था कि शिया कबीले में केवल एक ही पृथ्वी संत गुरु थे जिन्होंने 10 साल पहले वह सफलता प्राप्त की थी। उनकी साधना प्रतिभा उतनी असाधारण नहीं थी, इसलिए वे इस समय द्वितीय या तृतीय स्तर पर होने चाहिए थे, जो जियान चेन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। अपनी साधना के दौरान जियान चेन ने जिया कबीले की जासूसी करने के लिए कुछ ज्वाला भाड़े के सैनिकों को भेजा था। हालांकि वे उनकी हर गतिविधि पर नजर नहीं रख पाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें यह पता चल जाएगा कि कहीं बड़ी संख्या में सैनिक तो नहीं भेजे जा रहे हैं। निरंतर साधना के इन कुछ दिनों के बदौलत जियान चेन की शक्ति में भयावह गति से वृद्धि हुई थी और इस समय उसकी शक्ति मध्य महान संत मास्टर स्तर पर थी। शाम को यात्रा से थका हुआ एक युवक धीरे धीरे काई कबीले की ओर बढ़ा और बिना रुके सीधे जियान चेन के छोटे से आंगन की ओर दौड़ पड़ा। कैप्टन, आज सुबह जिया कबीले से बड़ी संख्या में सैनिक वेक सिटी की ओर बढ़ते हुए देखे गए। भाड़े के सैनिक ने गहरी सांसें लेते हुए कहा। जियान चेन ध्यान लगाते हुए अपनी बैठने की मुद्रा बनाए रखा, लेकिन उसकी निगाहें शांत भाव से उस युवक पर टिकी हुई थीं। वहां कितने लोग हैं और वे कब पहुंचेंगे? कुल 300 आदमी हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण वे तेजी से यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर वे रात भर यात्रा करते हैं तो आधी रात तक पहुंचेंगे। अगर वे आराम करते हैं तो कल पहुंचेंगे। भाड़े के सैनिक ने गंभीरता से कहा। जियान चेन ने बिना किसी भाव के हाथ हिलाते हुए कहा, आप जा सकते हैं। भाड़े के सैनिक के चले जाने के बाद जियान चेन कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठा रहा और मन ही मन बुदबुदाया, अगर ज्वाला भाड़े के सैनिक अब जिया कबीले से लड़ेंगे तो यह एक अंडे से पत्थर मारने जैसा होगा। हम अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमला करना ही सबसे अच्छा है। अगर हम रात में उन पर हमला कर सकें तो हमारा नुकसान सीमित रहेगा। अगले कुछ मिनटों के लिए एक योजना के बारे में सोचते हुए जियान चेन फिर 7 महान संत मास्टर्स को उनके द्वितीय श्रेणी के जादुई पशु वाहनों पर सवार होकर शहर से बाहर ले गया। वेक सिटी से 1 किलोमीटर दूर वर्दीधारी 3 व्यक्ति अचानक जियान चेन के रास्ते में आ गए। ये तीनों व्यक्ति त्यानहुआ संप्रदाय के किंग यून, किंग मू और किंग शान थे। हाँ, भाई जियान चेन, आप कहाँ जा रहे हैं? किंग यून ने जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जियान चेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा, आह भाई किंग यून, किंग मू और किंग शान, चून की रात हो चुकी है, हमें कुछ काम निपटाने हैं। किंग यून हंसते हुए बोला, अगर मेरा अनुमान सही है तो भाई जियान चेन जिया कबीले से निपटने वाले हैं। जियान चेन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया।
किंग यून का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया और फिर उसने बोलना जारी रखा, भाई जियान चेन, इसे मेरी आपको कम आंकने की बात न समझें, लेकिन जिया कबीले की ताकत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। उनके पास 10 महान संत स्वामी हैं, जबकि बाकी सभी संत स्वामी स्तर पर हैं। इसके अलावा जिया कबीले के मुखिया स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। आप 8 के साथ अगर आप किसी तरह जीत भी जाते हैं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं। जिया कबीले के नेतृत्व वाली सेना वास्तव में उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। किंग यून ने जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि भाई जियान चेन के लिए 8 लोगों के साथ शिया कबीले से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम तीनों भी साथ आ जाएं तो यह आसान हो जाएगा। क्या भाई जियान चेन हमारी मदद स्वीकार करेंगे? अध्याय 260 हत्या अभियान। चौंककर जियान चेन ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, अगर भाई किंग यून मेरे साथ आना चाहते हैं तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आपको जिया कबीले को उकसाने और तियानहुआ संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी करने का डर नहीं है? भाई जियान चेन, आप शायद ये जानते होंगे, लेकिन यद्यपि हमारा तियानहुआ संप्रदाय और शिया वंश एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फिर भी एक बार हमारे बीच संघर्ष हुआ था। उसके बाद हमारे तियानहुआ संप्रदाय के कुछ शिष्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, लेकिन हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे शिया वंश का हाथ था। हमें उनके कार्यों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हम शिया वंश का सफाया करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हमारे तियानहुआ संप्रदाय को भी भारी नुकसान होगा, इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा यही था कि हम इस मामले को टाल दें। अब जब जियान चेन शिया वंश से लड़ना चाहता है तो हम तीनों आपकी पूरी मदद करेंगे। किंग यून ने कहा, हाँ, तो बात ऐसी है। तो मैं आप तीनों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जियान चेन खुशी से हंस पड़ा। उन तीनों के साथ उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद जियान चेन और तियानहुआ संप्रदाय के शिष्यों ने और समय बर्बाद किए बिना बात की और तुरंत अपने जादुई पशुवाहित घोड़ों पर सवार होकर दूर चले गए। इस समय नई सुबह की शुरुआत ही हुई थी। आसमान में घने बादलों के कारण अभी भी अंधेरा था और चंद्रमा बादलों के पीछे थोड़ा सा छिपा हुआ था। आसमान की गहराई में दूर से गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वेक सिटी से लगभग 300 मील दूर कई सौ तंबू बिखरे हुए थे और कुछ जगहों पर अलाव जलने लगे थे। अंधेरे में अलाव की लौ झिलमिला रही थी और तेजी से चमक रही थी। शिविर स्थल के केंद्र में एक विशाल झंडा फहराया गया था ताकि हर कोई उस पर बने विशाल शिया प्रतीक को देख सके। इस समय तक समूह के अधिकांश लोग आराम कर चुके थे, इसलिए कुछ लोग तंबुओं के बीच गश्त लगाने लगे जबकि बाकी लोग अपनी अलाव में लकड़ी जलाने लगे। टकराना। बिजली की एक अचानक कड़क से शिविर स्थल कान फाड़ देने वाली ध्वनि से जगमगा उठा। उसी क्षण पूरा शिविर स्थल दिन के उजाले की तरह तेज रोशनी से जगमगा उठा। इसके तुरंत बाद आसमान से मूसलाधार बारिश हुई और उसने तुरंत ही सभी अलाव बुझा दिए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। भारी बारिश के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कितनी बुरी किस्मत है कि हम ऐसे खराब मौसम में फंस गए हैं। बारिश से बचने के लिए एक गश्ती दल का जवान तंबू में घुसते हुए बड़बड़ाया। 500 मीटर दूर कुछ आदमियों की आकृतियां अचानक बारिश और अंधेरे में छिपते हुए तेजी से पास आती दिखाई दी। बारिश ने उनके कदमों की आहट को इतना दबा दिया कि किसी को उनकी हलचल का पता नहीं चला। इस समूह में जियान चेन और वेक सिटी के अन्य लोग शामिल थे। शिविर स्थल से 200 मीटर दूर जियान चेन और उसका समूह रुक गया। योजना पर चर्चा करने के लिए कुछ क्षण रुकने के बाद जियान चेन सावधानीपूर्वक शिविर स्थल की ओर चल पड़ा जबकि बाकी लोग पीछे रह गए। जियान चेन पास के तंबू के पास रुका और सावधानी से अंदर चला गया। तंबू के अंदर इतना अंधेरा था कि सामने होने पर भी जियान चेन को अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी पूरी आकृति किसी की नज़र में नहीं आती। अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने तंबू के अंदर की स्थिति को भांप लिया और महसूस किया कि 3 आदमी अभी भी सो रहे हैं। बिना किसी झिझक के उसने अपनी तलवार निकाली और उन तीनों को मार डाला और तुरंत वहां से चला गया। जियान चेन को अपनी तलवारबाजी की तकनीक पर पूरा भरोसा था। 3 ही वार में उसने तीनों के गले में तलवार घोंप दी और बिना एक भी आवाज़ किए उनकी जान ले ली। तेज बारिश में जियान चेन एक तंबू से दूसरे तंबू तक जाता रहा। बारिश उसके ऊपर बरसती रही। इस समय वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और परिणामस्वरूप वह बदहाल दिख रहा था। शुरू में जियान चेन ने जिया कबीले से खुले मैदान में लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन इस भारी बारिश के बाद उसने अपनी योजना में बदलाव कर लिया। अगर वह युद्ध से पहले जिया कबीले के कुछ सदस्यों की हत्या कर देता तो जिया कबीले की सैन्य शक्ति कम हो जाती। अगर वह उनके कबीले के पृथ्वी संत गुरु की हत्या कर देता तो उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रह जाता। हालांकि जियान चेन को यकीन नहीं था कि वह पृथ्वी संत गुरु को मार पाएगा, इसलिए उसने जिया कबीले की युद्ध शक्ति को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए निचले स्तर के सदस्यों को खत्म करने का फैसला किया था। हालांकि हत्या करना जियान चेन की विशेषज्ञता नहीं थी, लेकिन भारी बारिश ने जियान चेन के कारनामों और गतिविधियों को छिपाने में काफी मदद की, इसलिए कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। कुछ ही पलों में जियान चेन ने 100 लोगों को मार डाला, जो जिया कबीले की कुल संख्या का लगभग 30% था। कुछ ही क्षणों में जियान चेन द्वारा मारे गए लोगों की कुल संख्या लगभग 200 हो गई थी। इस समय लगभग 100 तंबू अंदर से खून से लथपथ थे। कुछ खून बाहर भी फैल गया था, लेकिन बारिश उसे धीरे धीरे धो रही थी, जबकि खून की दुर्गंध धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही थी। शिविर स्थल के केंद्र में एक विशाल तंबू में जिया वंश के मुखिया पालथी मारकर आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे थे। उनका पूरा शरीर इतना स्थिर था कि वे लगभग एक मूर्ति की तरह लग रहे थे। फिर मुखिया की नाक फड़कने लगी, उसकी आंखें खुल गईं और वह खतरनाक ढंग से बाहर की ओर घूरने लगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कितना अजीब है, खून की हल्की सी गंध क्यों आ रही है? अपने कानों को और भी तेज करते हुए उसने कुछ पल सुनने की कोशिश की, फिर तुरंत कुछ महसूस किया और दहाड़ते हुए बोला, सबको जगाओ, कोई आया है। इतना कहते ही मुखिया तुरंत अपने तंबू से बाहर उड़ गया।
शिविरस्थल के अंदर लगातार हो रही बारिश के बावजूद हर एक व्यक्ति अब जागने लगा था और अपने अपने तंबुओं से बाहर निकलने लगा था। अब जब उसकी स्थिति का खुलासा हो गया था तो जियान चेन ने छिपना बंद कर दिया और तुरंत अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया ताकि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को मार सके। जियान चेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगा था। उसकी हल्की हवा की तलवार तीव्र गति से निकली और पलक झपकते ही उसके सबसे करीब खड़े लोगों के गले को भेद गई। जियान चेन कहाँ है और क्या कर रहा है, ये समझते ही कुलपति ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और फिर एक विशाल कुल्हाड़ी निकालकर उस पर वार किया। उसी समय 7 महान संत गुरुओं और त्यानहुआ संप्रदाय के 3 पुरुषों ने तुरंत 200 मीटर दूर से शिविर में धावा बोल दिया। जियान चेन के हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड धुंधली चांदी जैसी रोशनी से जगमगा उठी, जो अंधेरी रात में बेहद स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तलवार की तीव्र ऊर्जा की एक हल्की मात्रा बाहर की ओर प्रवाहित होने लगी। जियान चेन के सबसे करीब मौजूद लोग इससे निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। इस वक्त जीवित बचे सभी लोग जियान चेन की ओर दौड़ पड़े, जो सीधे एक समूह में घुस गया और अंधाधुंध हत्याएं करने लगा। कुलपति के हमले से बचते हुए जियान चेन ने अपनी तेज तलवारबाजी से 1 दर्जन और संत गुरुओं को मार डाला। यहाँ तक कि महान संत गुरुओं को भी जियान चेन से सावधान रहना पड़ता था। संत गुरु तो उसकी तलवार के वार की एक झलक भी नहीं देख पाते थे। इस प्रकार प्रत्येक संत गुरु ने पाया कि उनके गले में भला चुभ गया है और वे चीखने का मौका भी नहीं पा सके और उनकी मृत्यु हो गई। इतने बड़े समूह के सामने कुलपिता सहित जियान चेन के लिए एक और बाधा थी। अंधेरे के कारण जियान चेन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह बाधा जिया कुल के सदस्यों पर भी लागू होती थी। वे जियान चेन को देख नहीं पा रहे थे और न ही उसके चलने फिरने की गति का अनुमान लगा पा रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की तो कहीं वे अपने ही किसी सदस्य को चोट न पहुंचा दें। अपने कबीले के लोगों को लगातार जमीन पर गिरते देख मुखिया का सीना गुस्से से धड़कने लगा और वह दहाड़ते हुए बोला, सब लोग रास्ते से हट जाओ। उस आदेश के साथ ही कबीले के सभी सदस्य तुरंत तितर-बितर हो गए, जिससे उनके मुखिया को जियान चेन से लड़ने का मौका मिल गया। सबके हत्ते ही मुखिया ने जियान चेन की स्थिति को पहचान लिया और बिना किसी झिझक के उन्होंने अचानक जियान चेन की ओर कुल्हाड़ी चला दी। हवा का अचानक झोंका अपनी ओर आते देख जियान चेन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई और उसने अपनी हल्की हवा की तलवार उठा ली। अचानक नीले और बैंगनी रंग की हल्की रोशनी दिखाई दी, जिससे जियान चेन ने निडर होकर अपनी तलवार से कुलपति की कुल्हाड़ी पर प्रहार किया। जियान चेन नीले और बैंगनी रंग की तलवार की ऊर्जा से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन अब वह इसका परीक्षण करना चाहता था कि क्या वह किसी पृथ्वी संत गुरु के संत हथियार को तोड़ सकता है या नहीं। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।